सर जैसे अभी रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे, तो क्या रीज़न थे कि आपको वो फिट नहीं लगते हैं शक्तिमान बनने के? He will be a very good Kilvish if you ask me. माँ बाप भी डर जाते हैं कि हमारा बच्चा जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमेबल है या नहीं है। और देखो श्री राम भी वीआईपी अंडरवेयर पहनते। सही में हिंदू जो है उनको जगा कौन रहा है और नफरत कौन फैला रहा है? बोरे में भर भर कर सरदारों को निकाला है, क्योंकि सरदार पटाख से मालूम होता है हिंदू है हमारे से। 2004 में सरकार बदलती है, वाजपेयी जी की सरकार जाती है और 2005 में मार्च 2005 में आपका शक्तिमान बंद होता है। देखिए, मोदी जी से मेरा संबंध पुराना है। मैं कई लोगों को नहीं बताया मैंने आज तक कि आपने मुकेश जी ने शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस थे आप भीष्म पितामह से। आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। कुछ जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि मुकेश जी इंग्लिश को देश में बैन कराना चाहते हैं। क्या ओपिनियन है आपका? मैं बैन कराना चाहता हूँ, बोलिए आपका। सर आपके लिए जो सेक्युलरिज्म है, क्योंकि अब तक जो भी हमने देखा हुआ है, जो मैंने अभी जिस तबके की बात की, मुस्लिम धर्म 200 सालों से भी ज़्यादा, 300 सालों से ज़्यादा कहता है मुस्लिम नहीं है वो काफिर। वो बोलते हैं तो उसको हमको सांप्रदायिक नहीं बोलते, हम उसको, हम अपने धर्म में, ये हिंदू राष्ट्र है, आप सब लोग वेलकम है, रहो यहाँ पर, लेकिन एक राष्ट्र हमारा हिंदू रहेगा। अगर कपिल शर्मा खुद आपके पास आते हैं, इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे चीफ गेस्ट बनिए शो पे, आप जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं मयूर मोगरे और मेरे साथ है मृत्युंजय चौबे। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है, उन्हें वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनको देखकर बस एक डायलॉग जो है वो मेरे दिमाग में आता है, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आज शायद बोलते वक्त भी गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे हाथों में। और जैसे कहा जाता है कि अलग अलग जनरेशन के लोग होते हैं, कि जेन जी, ये सारे तो अभी नाम पड़े हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि हम किस जनरेशन के हैं, तो हम शक्तिमान की जनरेशन के हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है, अब आपको पता ही चल गया होगा कौन है, खुद मुकेश जी शक्तिमान हमारे साथ है। तो स्वागत कीजिए उनका। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्ते, आप लोगों का भी स्वागत है। ये सही कहा आपने कि कोशिश करो तो खुदा भी मिल जाता है, कोशिश करनी चाहिए। कि मुकेश जी, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे कि जो 90s के किड्स हैं उनको बहुत कुछ आपने सिखाया कि दूध रेगुलरली पीना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं दूध इसलिए पीता था क्योंकि शक्तिमान ने बोला था और सेहत अच्छा होगा। मूविंग कार में रीडिंग नहीं करना चाहिए, कानों का ख्याल रखना चाहिए। आजकल के जो कंटेंट है, माँ बाप भी डर जाते हैं कि हमारा बच्चा जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमेबल है या नहीं है। तो जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज हमारी इंडस्ट्री कंटेंट से ही जूझ रही है। कंटेंट नहीं होना सबसे बड़ी सबूत है जो सीक्वल बनते हैं हमारे यहाँ। सिंघम 1, सिंघम 2 से लेकर अभी रेड 1 to रेड 2 से लेकर, साहब क्या आपके पास कहानियों की कमी है? आप महाभारत में जाइए, 100 कहानी मैं जुट के दे सकता। हमारे यहाँ कंटेंट को इम्पोर्टेंस देते नहीं है। मैं तो राइटरों के फेवर में इतना बोल चुका हूँ कि स्टार लेके जाते हैं 50% ऑफ द बजट कम टाइम, साउथ में तो, इधर भी। मैं तो बोलता हूँ कि स्टार से ज़्यादा पैसा आप राइटर को दीजिए। आज डॉक्टर राय साहब नहीं होते तो मैं नहीं बनता, भीष्म पितामह नहीं बनता। तो कंटेंट के कारण हमारी फिल्में सफ़र कर रही हैं। कंटेंट, आप जो बोल रहे हो कि भाई हम हर चीज़ को उसमें सिखाते थे, हर चीज़ का उसके अंदर एक तरह का एक मैसेज होता था। आपने तो 4-5 गिना दिए, मैं इसके एक और ऐड कर दूं। राजू फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान, और अंदर जाके फ्लश करता है। सो दिस इज़ इन अ वेरी कॉमिकल वे से, बट ब्यूटीफुली एजुकेटिवली हम लोगों ने मैसेज दिए हैं। 200 मैसेज कम से कम छोटी मोटी बातें में दिया होगा। आज कोई बॉदर नहीं करता। आज उन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि फिल्म इज़ अ एंटरटेनमेंट बिजनेस। अभी मैंने कल का वेव्स के बारे में भी पढ़ा मैंने, और उसके बारे में आज पेपर में आया था। उसमें इन्होंने, लिखने वाले ने लिखा या पता नहीं वहाँ कहा गया था कि भाई फिल्म हमारे इंडियन फिल्म्स जो हैं उसमें आपको एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, दैट इज़ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो बेसिकली दे इवन डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें एजुकेटिव प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा। यू आर राइट, हम सफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ कंटेंट वाहियात हो रहे हैं,
लोग सोच नहीं रहे युवा के बारे में, सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के बारे में। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, पता है वी आर एंटरटेनर्स। अरे एंटरटेनर्स तो साहब कैबरेट डांस करने वाले भी एंटरटेनर्स होते हैं। आप वो नहीं हो, आप प्लेटफॉर्म लेके बैठे कलाकार हो। कलाकार के अलावा आपको मंच दिया गया है। आप जो बोलते हो, जैसे आपने भी कहा कि दूध पीना शुरू किया, कि यही कहानी मेरे को एक बहन ने आके कही थी। मैम बहुत शुक्र। दूध अच्छा नहीं लगता था आपके वजह से मैं दूध पीना स्टार्ट किया। हाँ, तो ये एक और इंसिडेंट सुनिए। आप ही के बरादरी का लड़का था वो उसकी बहन एक आगे खड़ी हो गई कोई मेरी शूटिंग के दौरान, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत ही शुक्रगुजार है। मैंने कहा बोलिए तो सही बहन जी, क्या शुक्र? हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, मारते थे, दूध नहीं पीता था। अभी 3 बार हंस के दूध पीता है, कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। देन वी रियलाइज अवर इम्पोर्टेंस, अवर कि शक्तिमान की बात लोग सुनते हैं। हमने तो समझा आज के लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कंटेंट को लेकर। साउथ वाले अभी भी ओरिजिनल कंटेंट लेकर आते हैं, बॉलीवुड वाले थोड़े से पता नहीं, या तो कंटेंटेड हो गए हैं, इसीलिए देखो रिजल्ट उल्टा हो रहा है। पहले वो हिट होते थे, अभी वो हिट हो रहे हैं, अभी हिट नहीं होते। इट्स ओनली कंटेंट। मुकेश जी, शक्तिमान बंद क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक कारण बताता हूँ, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स दिए जाते हैं। 2004 में सरकार बदलती है, वाजपेयी जी की सरकार जाती है, और 2005 में, मार्च 2005 में आपका शक्तिमान बंद होता है। चूँकि शक्तिमान बहुत ही फीवेस्ट रेयरेस्ट शोज़ था, जहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात करते थे, जहाँ पर हम लोग एथिकल वैल्यूज़ की बात करते थे, जहाँ पर हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते थे। हम लोग जुड़े हुए थे अपने रूट से। तो क्या जैसे ही सरकार बदलती है आपके ऊपर प्रेशर आता है कि? आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट मैं तो अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि 2005-2006 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, 4 में हुई थी, 5 4 में में बंद चेंज हुआ हुई था। थी। मेरी सीरियल 97 से लेकर 2005 तक गई थी। इश्यू गवर्नमेंट को लेकर नहीं था, इश्यू गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर हो गया था। मतलब हमने शक्तिमान जब बनाना शुरू किया तो हम 2 स्लॉट में थे, इधर शनिवार इधर मंगलवार। और कारण ये था कि शनिवार में स्कूल चालू हैं, तो मैंने उसने मुझे कहा शर्मा जी डीजी हुआ करते हुए, मुकेश जी योर आइडिया इज वेरी गुड, यू टेक एनी सैटरडे मॉर्निंग आई विल गिव यू 104 स्ट्रेट। उस जमाने में 52। हाँ, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। उन्होंने सुना सुपर हमारे देश का सुर। फिर भी मैंने कहा सर लेकिन शनिवार को तो आधे से हमें शनिवार को तो स्कूल होते हैं बहुत लोगों के, तो कैसे देख पाएंगे? तो मैं कहा 1 मिनट दीजिए, मैं बाहर आया। मैं बाहर आके अपने एजेंसी को फ़ोन किया। मैंने कहा शनिवार को दे रहे हैं, कोई भी बोला टेक एनी अर्ली मॉर्निंग इन सैटरडे मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब मेरी एजेंसी हुआ करती थी वाइकिंग, अक्षय थे वो, बोला मुकेश जी आप कोई एक और नाइट में कोई और स्लॉट ले लीजिए, हम लोग पैकेज कर लेंगे। तो आई केम इन साइड रूम, ऐसे वो उतर रहे थे, मैं लिफ्ट में साथ में गया उनके, फिर गाड़ी में बिठा दिया उन्होंने। मैंने कहा देखिए सर आप एक काम कीजिए, गिव मी एनी नाइट, ओके, यू टेक सैटरडे मॉर्निंग एंड आई गिव यू ट्यूसडे 10:30 to 11:30। दोनों नॉन प्राइम टाइम को हमने प्राइम टाइम बना दिया। बोथ वर नॉन प्राइम। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे 104 हुआ, 104 के बाद 208 होनी शुरू हुई, तो इन्होंने कहा सर हमारी पॉलिसी रूल है कि हम 104 के बाद में 1.5 गुना फीस कर देते हैं। अच्छा। 1.5 गुना। और हम लोग उस वक्त 380 में थे। 380 में मेरे दोनों स्लॉट चल रहे थे। और उसके बीच में क्या हुआ, उन्होंने 1 साल के बाद कहा मुकेश जी आप संडे आना चाहेंगे? मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। और हमने संडे पकड़ लिया। अब संडे पकड़ने के बाद मालूम पड़ा प्राइम टाइम में तो हमारी फीस हो गई 380 का डबल हो गया, 7 के 780। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन चला अच्छी तरह से। अब अगली बार जब और 104 आया तो दे वांटेड टू मेक इट 1080। ऐसे आप सक्सेस को पेनलाइज कर रहे हो। बोला नहीं हमारा रूल है। मैंने कहा सर रूल का मतलब कि आप तो मार रहे हो, मतलब इंसान अगर और 1080 तक भी मैं मान के चला था, बनाया, बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने 16 करने के जाने चक्कर में। तो मैंने कहा सर इतना तो कमाई नहीं होगा। मैंने समझाने की कोशिश की, शर्मा जी भी थे, कोई और भी थे, नहीं माने, तो मेरे को बीच में से हटना पड़ा। मैं खुद हट गया। उसके ऊपर कोई गवर्नमेंटल का प्रेशर नहीं था। सर जैसा आपने अभी कंटेंट की बात की कि आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, उसमें कंटेंट की बहुत कमी है, और साउथ अगर देखा जाए तो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या बॉलीवुड के कंटेंट में
जो आपने कहा कि राइटर्स को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन आज के समय पर इजी वे जो जैसे न्यूडिटी हो जाती है, जैसे आज हम देखते हैं कि उल्लू प्लेटफॉर्म है, देन उसके बाद अर्ल्ड बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वल्गैरिटी जो है वो देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली काफ़ी आक्रोश हुआ तो उस पे का एक शो जो है वो बैन कर दिया गया। तो ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी जो क्षमता है सोचने की, राइटर्स की भी, वो भी ख़त्म की जा रही है। देखिए, पहली बात तो जो आपने जो 2 नाम लिए हैं, उल्लू और समथिंग लाइक दैट, मुझे इसकी शिकायत थी कि बीच में कुछ 20-25 प्लेटफॉर्म बंद किए गए थे, अश्लील जो कंटेंट वाले। इसमें ये रह गए थे 2, और मैंने पॉइंट आउट किया था, मैंने कहा ये क्यों रह गए? एक बालाजी की है, और उनको नहीं बंद कर पाए, कहीं ना बीच में कोई सोर्स होगा, आई डोंट नो, बट मैं तो चाहता था कि सबको हटा दो, बिकॉज ये पब्लिक का दिमाग ख़राब कर रही है। इन लोगों ने जो एक बना दिया है, लोग कहते हैं, एक प्रोड्यूसर कहता है, मुकेश जी हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, लोग देखते हैं इसलिए कि आप पेश करते हो, आप पेश करना बंद करो, कोई नहीं देखेगा। तो ये मत सोचिए, अच्छी चीज़ें भी चलती हैं, विदाउट वल्गैरिटी कितनी फिल्में का नाम मैं गिना सकता हूँ। तो ये एक ईजी वे रूट पकड़ लिया है, क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है। आप अश्लीलता डालोगे, बिकेगी, लेकिन आपका ज़मीर होना चाहिए बनाने वाले का, और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे कंटेंट हमारे युवा को ख़राब करते हैं, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। कमिंग बैक टू स्टोरी, आप बोलो साउथ वाले, देखो साउथ वाले की मैं बहुत रिसेंटली बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ, मतलब यहाँ तक कि पुष्पा की भी तारीफ़ करके मैंने ये भी कह दिया था कि भाई ये तो शक्तिमान भी बन सकता है। लेकिन अगेन साउथ का भी रिकॉर्ड देखो तो ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्में अच्छी बनती मार, वहाँ पर की एक डेडिकेशन है। वो गारू गारू बोलते हैं डायरेक्टर को, गारू गारू मतलब सर सर सर, और एक तरह का उनका, एक सीटी मारो पूरी यूनिट भाग के आती है काम करने के लिए। अगर जूनियर आर्टिस्ट बाहर घूम रहे हैं, हमको ढूंढना पड़ता है, कोई उधर लगा मोबाइल पे, कोई उधर लगा मोबाइल पे, अरे चलो जल्दी करो, शॉर्ट रेडी होगा, शॉर्ट रेडी होगा। मैंने देखा, आई हैव डन विश्वामित्र विद देम, आई हैव डन 1 तमिल फिल्म, 1 तेलुगु, 2 तेलुगु फिल्म किया। आई हैव सीन देम, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड टू द वर्क, चाहे वो डांस गाना हो या इवन सीन हो, वो काम करता है। प्लस उनके वहाँ पर हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट में हम अगर बोले कि नॉर्थ वाले नहीं जुड़े हुए हैं, तो सर इतना फ़र्क है कि वहाँ के लोग धार्मिक हैं बहुत, साउथ वाले, और हर चीज़ को वो लोग डेडिकेटेडली, पूजा होती तो रियल होती है। लेकिन अगर आप बोलो कि नॉर्थ वाले धार्मिक नहीं हैं, साहब धार्मिक होने के बाद भी अपने ही धर्म के अंदर कंट्रोवर्शियल चीज़ें डाल के छेड़छाड़ करते अपने ही धर्म से, जो वो लोग नहीं करते। आपको कहीं पर इन लोगों को एक मालूम पड़ा है कि हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसको अगर हमने छेड़ा ना, मैंने बोला था बीच में, मैंने कहा ये आप जो ये छेड़छाड़ किए ना, आप किसी और धर्म के साथ करके दिखाओ, तलवारें चलने लग जाएंगी। आपको लगता है हिंदू धर्म सहिष्णु है, बम करेंगे, लाला नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मुकेश खन्ना भी बला बला करेगा, पब्लिसिटी मिल जाती है, संधि हो जाती है, फिल्म रिलीज़ हो जाती है, फिर वो 5 करोड़ का बिजनेस खामखा का मिलता है उनको। उन लोगों को ये एक ईजी रूट मिल गया। एक को पनिश जब तक नहीं करोगे, अब बीच में काफ़ी लॉस करवाया, आदि पुरुष को देखो इतना करवाया, लेकिन उसके बाद भी अभी धीरे धीरे, जब मैंने कहा जब तक अगर आप उनको लॉस नहीं करवाओगे तब तक आने वाला आदमी हिम्मत करेगा। तो धर्म की छेड़छाड़ हिंदू वाले करते हैं, इसको देखने लिए धीरे धीरे हम जैसे लोग बोल बोल के कहीं ना कहीं जाग गया हिंदू। मेरे को किसी ने कहा सर आइए, ये बात आप पहले क्यों नहीं करते थे? ये बात तो सर अभी उस फिल्म कभी आपने अभी क्यों की? मैंने कहा ओए, जब जागो तब सवेरा। अभी हम जागे हैं तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? हम जागे हैं साहब, पहले सोशल मीडिया भी नहीं थी। या और कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसान, ये भी एक रीज़न हो गया है बॉलीवुड की फिल्मों का, बॉलीवुड इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बट हिंदी फिल्मों का, कि खामखा मेहनत नहीं करते, फटाफट जो बन जाए वो बना देते हैं, मीनिंगफुल फिल्में नहीं बनाते, मेहनत नहीं करते, फटाफट। और ऊपर से फिर एक जो चक्कर है स्टार, हालांकि ये हम नहीं कह सकते, रजनीकांत तो मैं तो बोलूँगा इवन अमित जी से बड़ा स्टार मानता हूँ मैं, वहाँ भी स्टार सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर स्टार को लेकर स्टार के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। बजट का 150 करोड़ की फिल्म में 60 करोड़ अगर एक आर्टिस्ट लेके जाता है तो फिल्म क्या बनेगी? वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार वालों को अपने पैसे कम करने चाहिए। अगर आपकी फिल्म नहीं चली तो पैसे कम करो, चलिए तो बढ़ाओ। लेकिन साहब
उनकी इतनी प्राइस है आपको, तो उस चक्कर में क्या होता है कि स्टार को पहले साइन करते हैं, फिर बोलते हैं ओ यार वो सलमान है मेरे पास, यार कोई स्टोरी लिख। ऐसा नहीं होता। यहाँ शक्तिमान बना पड़ा है, हम ढूंढ रहे हैं शक्तिमान कौन बनेगा, तो उस पहले सब्जेक्ट बनाओ और फिर स्टार को पकड़ो। पर सर जैसे हर जगह अभी जैसे ये जो ऐप है यहाँ पर भी इतना ज़्यादा उस पर कंटेंट जो है वल्गैरिटी का वो जा रहा है, उसके पीछे एक रीज़न भी है कि एक्टर्स भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे अभी ये जो उल्लू ऐप पे जो अभी सीरीज़ थी वो जब बैन की गई तो एक जो उसमें की एक्ट्रेस है वो आकर बोलती है, उसको डिफेंड कर रही थी कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर कहो कि ये वाले बन रही है उन एक्ट्रेसेस के लिए या एक्टरों के लिए, हमने उनका काम छीन लिया, ऐसा नहीं सब। तुम्हारे से बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस काम करके गए विदाउट वल्गैरिटी के, सो व्हाट आर यू टॉकिंग। तो ऐसा कोई एक सेगमेंट जो है कि एक्टर बनने के लिए अगर कोई भी आ रहा है, एक एस्पिरेशनल एक्टर है, तो अगर उसको काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि अब काफ़ी वक्त अपना वो फिल्म इंडस्ट्री में दे देता है ऑडिशंस में, ये सब में जब नहीं होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि घर पे भी पैसे भेजने या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लग सकता है। तो ऐसे सिनारियो में एक कोई प्रॉपर गाइडेंस कि एक्टर बनना है तो किस तरीके की रीच ही नहीं मिल पाती बाकी जो एक्टर बनने के लिए आते हैं, तो उसके लिए कोई सही तरीका अगर आप बता पाए तो। देखिए, न फिल्म बनाने का न फिल्म के सक्सेस का कोई फॉर्मूला है। अगर किसी को मालूम हो तो वो मल्टी 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 बिलियनर बन जाएगा। वैसे ही एक्टर बनने का कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी को बोलूँ आप इधर जाओ, फिर राइट टर्न मारो, फिर वहाँ से तीसरी गली में लेफ्ट मारो, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ लिखा होना चाहिए, आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, आपने कुछ सीखा हो तो कैमरे के सामने परफॉर्म करोगे। हर डायरेक्टर एक्टर अच्छे एक्टर को चाहता है। तो अगर किसी को काम नहीं मिलता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके काम अवेलेबल नहीं है। और जो ये आप बोल रहे हो ना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ये मैं कई बार स्ट्रगलरों को बोल चुका हूँ कि आप यहाँ जब आते हो तो आप, यू आर राइट, कि जितने भी नॉन सक्सेसफुल एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो फ्री बैठे हैं, उनको ऐसी फिल्में ऑफर होती हैं तो वो लोग बेचारे हाँ कर देते हैं। अगर एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं हो तो क्या बनाएंगे वो। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, सर कहीं ना कहीं अपना ज़मीर टटोलिए। मैं समझता हूँ उनकी मजबूरी, मैं नहीं बोलना चाहिए कि मैं अपने घर बैठा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं हर स्ट्रगलर को बोलता हूँ, आप ज़िंदगी में कभी भी एक्टर एक्ट्रेसेस बन रहे हो अपनी परिधि बनाइए कि इस परिधि को मैं क्रॉस करूँगी नहीं या करूँगा नहीं। आप अपने घर में बोल कर आए होते हो, इसीलिए आपको ये होता है मैं भाग कर आई हूँ, बाप से भी झगड़ा था मेरा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। वो लड़का लड़की जब ऐसी सिचुएशन में आता है कि उसको काम नहीं मिलता, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है, पार्टियों में जाता है, अफेयर्स होते हैं, कई अफेयर्स टूटता है, और उसके बाद में उसको ये डर रहता है कि मैं भी घर को नहीं बोलूँगी, और तब जाकर उस जगह में सुसाइड करने शुरू हो जाते हैं। कई सुसाइड मॉडलियों के भी, जिन लोगों को काम सडनली नहीं मिलता, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप जिस लाइन में आ रहे हो वहाँ पर गिरने पड़ने संभलने की और फिसलने की बहुत बड़ी जगह है। आप वहाँ जा रहे हो, मैं ओपनली समझाता हूँ क्योंकि मेरी तो इंस्टीट्यूट चलती है, तो मैं स्ट्रगलरों को कभी कभी बात करता हूँ। आप एक परिधि बनाइए कि मुझे बाय हुक एंड क्रुक एक्टर नहीं बनना है, या मुझे बनना है। अगर बनना है तो ठीक है, आपको नहीं बनना है तो आपको जब सपोजिंग कोई आदमी ऑफ़र करता है, वो गलत इंडिसेंट ऑफ़र है, आप मना कर दीजिए। लेकिन उनको ये डर, मैंने कहा जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, वैसे ये देखो तो आपका कब पतन होगा मालूम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है आपको, हम तो कहते हैं इवन कास्टिंग काउच भी बोलते हैं, लोग खुद बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूँ देखिए आप पहले अपने दामों पे जिए। जिसे आपने डिसाइड कर दिया, सामने वाले आदमी ने कुछ कहा, थप्पड़ मार दो उसको, क्या होगा, ये वो फिल्म नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी 10 फिल्में और मिलेंगी आपको। मैं 8 साल खुद जिया हूँ। मेरी फिल्मों के सक्सेस ना होने की वजह से 78-79 का मुकेश खन्ना, जिसने रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल किया, जाके 89 में महाभारत आई। मैं बीच में 2-3 साल अपने ट्रेन में जाता था, अपने फैक्ट्री में जाता था, मेरी फैक्ट्री गोरेगांव होती थी, मैं मरीन ड्राइव से चुपचाप फर्स्ट क्लास में बैठ जाता था। 5 फिल्में कर चुका हूँ मैं, तो कोई ना कोई पहचानेगा, बोले सर मैं कोने में जाके सीट पकड़ के फर्स्ट क्लास में बैठ, आर यू, मैंने कहा नो आई एम हिज ब्रदर। अब महाभारत आया मेरा। मैं सबको कहता हूँ कि आप ये मत सोच के गए कि मुझे बाय हुक एंड क्रुक बनना है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई रोल दिया, ज़िंदगी पर आप संतोष नहीं पाओगे। आपको आगे जाके याद आया यार मैंने उसके चला घुटने टेक दिए पूरे के पूरे जाके भी। और मेरी इसमें जो मेरा प्रिंसिपल है, मुझे पसंद है तो करूँगा, नहीं पसंद है तो नहीं करूँगा। आपको मेरी ज़रूरत होनी चाहिए, मुझे आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, तो हम कम मज़ा आएगा। पर आप
कोई किसी का गॉडफादर नहीं है। वहाँ कोई लोग नहीं कर पाते, टूट जाते हैं शायद। मैं उनको कहता हूँ कि टूटने के पहले घर वालों को याद करो। आप घरों से भाग के आते हो तो ये मत सोचो कि मेरी माँ क्या कहेगी, मेरी सिस्टर क्या कहेगी, मैं उसको कहा था कि मैं बन के दिखाऊंगी, सब कुछ मत सोचिए। आपका सिर्फ और सिर्फ एक बैक ऑफ द जगह होना चाहिए जिसके ऊपर आप रेस्ट कर सको। कॉल योर मदर, कॉल योर फादर। वो बोलेगा आओ घर में वापस आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन टेक द। और यहाँ पर लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना, इनकी वजह से ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसे एक्टर अवेलेबल है इसलिए ऐसी फिल्में बनती हैं, या ऐसे ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे जो चैनल्स चलते हैं, उल्लू बुल्लू सब चलते हैं। ऐसा नहीं है, सब जो बनाने वाले का भी ज़मीर नहीं है। उनको कौन रोकेगा, कमाई है उसके अंदर। उनको एक्टर मिलते छोड़िए, उनको पता लगे, उनको एक शेर को मांस का एक टेस्ट लग गया है, वो लोग चुपचाप फिल्में बना के डाल देते हैं और साहब नेगेटिविटी बिकती है। लेकिन सर जस्ट बिकॉज, जैसे अभी आपने इनका केस सुना है कि भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, बोलता मैं कमाई कर रहा हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है। साहब है प्रॉब्लम मेरे को, आप वो उसमें मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट हैज़ टू बैन, गवर्नमेंट हैज़ टू बैन OTT के अश्लीलता। दे शुड बी सेंसर बोर्ड, दे शुड बैन ऑल दी अवेलेबल जो एप्स दुनिया में। कोई भी बच्चा 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल का बच्चा अगर उसके पास ऐप है, बड़ा बाप का बेटा है, वो कुछ भी देखेगा साहब, वो आदमी भ्रमित हो जाता है। चौथी के लड़के को अगर 12वीं का नॉलेज मिलता है, या तो वो स्मार्ट हो जाएगा ओवर, या वो भ्रमित हो जाएगा। उसको रोकना क्या हमारे देश के सरकार का कर्तव्य नहीं? हम बात करते हैं ग्लोबल, बाइडन ने पीछे से आके मोदी जी को गले लगा दिया, क्या बात है हमारा। ना नेहरू जी का था कभी ऐसा, ना। अरे साहब ठीक है, ग्लोबल हम बहुत बड़े बन गए सर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखिए क्या हो रहा है। आई इवन टोल्ड मोदी जी, ग्लोबल इमेज के बदले आप ग्राउंड इमेज पे आइए, देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। नहीं देखते तब तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इतना बोलने के बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अभी कहा जाके 10 साल के बाद में हम लगाएंगे उसके ऊपर सेंसर बोर्ड। गुटखे की ऐड चलती है, उनको पैसे मिलते हैं तो गुटखे की ऐड बंद नहीं करते। आदाब वाले को मालूम है कि आप कर रहे हो, पान मसाला की ऐड कर रहे हो, एक्टरों को भी पैसे चाहिए तो करते हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ दोनों, करने वाले के भी का भी ज़मीर है, बनाने वाले का भी ज़मीर है। अभी करने वाला बोलता है मैं करने को तैयार हूँ, मेरे को क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलेगा आओ साहब, हमको तो वेलकम आई, वो बनाएगा। लेकिन साहब ये नहीं रुकेगा तो डंडा होना चाहिए ऊपर से रूम में। एक बहुत सारे रीज़न दिए जाते हैं मुकेश जी कि आपने, मुकेश जी ने शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस थे आप भीष्म पितामह से। कितनी बात सही है? सर एक बार वो डायलॉग भी हो जाए। अरे साहब, भीष्म पितामह की वजह से मैंने शादी नहीं की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह के पहले ही मैं हीरो था। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सडनली मैं गांव से आया और भीष्म पितामह बन गया तो मैं एकदम ऐसा हो गया कि मैं तो पितामह ही हूँ, ऐसा नहीं साहब। उसके बाद मैंने शक्तिमान किया। तो मैं अगर नहीं शादी की है तो मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी है। मैं तो शादी इंस्टीट्यूट में आप लोगों से भी ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं तो यहाँ तक कह चुका था कि औरतों को कहा जाता है पतिव्रता होना चाहिए। मर्दों को क्यों नहीं बोलते कि पत्नीव्रता होना चाहिए? मर्द की लाइफ है, मर्द किसी ने। तो शादी में मैं बिलीव करता हूँ, 2 आत्माएं मिलती हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है दोनों की। वो इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होती जा रही है। क्या डायलॉग के मुंह से निकला आपके बीच में? किसके मुंह से निकला डायलॉग? सुना दीजिए। सर एक वो डायलॉग सर, वो जो प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा ऐसी चीज़ है मेरे भाई, शायद मैं हर स्टेट में ले चुका हूँ। गूफी पेंटल, शकुनी मामा, हम सब साथ में होते थे, और वो बाकायदा गोरखपुर से लेके लखनऊ से लेके इलाहाबाद में महाभारत की 5 लोगों की टीम, और गूफी पेंटल अनाउंस करता कोई आए छत्राणी जो हमारे पितामह का ब्रह्मचर्य वो तोड़ दे, प्रतिज्ञा तोड़ दे। मैं लेता हूँ, वो इतनी ज़ोर से शायद होती है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ऐसा अगर मैं जगह जगह दोहराऊंगा तो मेरी शादी कहाँ से होगी। चलिए आपको सुना, आपकी प्रतिज्ञा, आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कीट लेता हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूं दाशराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत, चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अब उसके बाद शादी कैसी होगी भाई?
कई बार मैं बोल चुका हूँ, मैंने कहा आप लोग सुनवाते हो, मैं बोलता हूँ, बट अगेन तो इन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे आप इस कैरेक्टर से? मैं सर इस कैरेक्टर को महाभारत के थ्रू नहीं जाना, मैं महाभारत पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मेरे यहाँ पर आपको मिलेगी गीता प्रेस गोरखपुर की दो दो दंश। मैं बचपन में तीर कमान के चक्कर में पड़ गया, सर्प बाण मारा उसने वहाँ हम लोग को, ऐसे पतंग में से कांडी निकालते थे, बिल्डिंग में रहते थे हम लोग मरीन ड्राइव पे, और वो अलमारी के पीछे वो छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है, फिर तीर मारते थे, तू अर्जुन मैं कर्ण, तू ये मैं वो। सर मैंने महाभारत पूरी पढ़ी है। महाभारत का ज्ञान मुझे शक्ति महाभारत सीरियल करने के बाद नहीं हुआ। आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन द यूनिट ऑफ महाभारत, चोपड़ा साहब की, हु न्यू मोर देन अदर्स, अच्छा। हु यूज्ड टू टेल कि सर ये है, जयद्रथ कौन था, शिशुपाल कौन था, छोटे छोटे कैरेक्टर से लेके। लेकिन मैं कहूँ कि मैं भीष्म पितामह मुझे नहीं पता था तो गलत बात है, बट हाँ भीष्म पितामह कौन थे वो लोगों को अभी पता चला महाभारत के बाद, क्योंकि लोग महाभारत में आपके वजह से। अर्जुन को जानते थे, भीम को जानते थे, द्रौपदी को जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो कृष्ण को जानते थे, लेकिन पितामह थे उसमें, वो बोल्ड ओल्ड वो प्रतिज्ञा लिया था, फिर परमाणु की शिया में शो गए थे वो। हमने जब बनाया तो लोगों को मालूम पड़ा अरे ये तो पितामह ये थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लिखा ना पूरा, और जो पंडित नरेंद्र शर्मा ने इतना पूरी पूरी उनके प्रस्पेक्ट में 5 जनरेशन दिखी। आई केम टू नो मोर ऑफ भीष्मा डेफिनेटली थ्रू सीरियल, बट मैं अपनी मदर फादर की सेवा कर चुका हूँ। आई बिलीव्ड इन द कैरेक्टर व्हेन आई वाज ऑफर्ड, एंड अगेन आई वुड टेल यू, ये मेरी डेस्टिनी में करने का लिखा हुआ था। उन्होंने मेरे को भीष्मा ऑफर नहीं किया था, उन्होंने मेरे को दुर्योधन ऑफर किया था, जो मैं मना किया तो बाद में मुझे अर्जुन नहीं मिला, कर्ण नहीं मिला, जो मेरी चॉइस थी। द्रोणाचार्य हाँ बोल गया क्योंकि एक ही रोल बचा था, और वो रोल मैं नहीं कर पाया अल्टीमेटली, बिकॉज डेस्टिनी में मुझे आयुष्मान भव करने लिखा था, तो द्रोणाचार्य आ गया। 28-29 साल के थे। ये फिट था कैरेक्टर आपके लिए? सर मैंने जब छोटा था तो महाभारत किया, मैं बड़ा हो गया तो मैंने शक्तिमान किया 10 साल के बाद। 160 साल की उम्र है भीष्म पितामह की। जैसे मैंने कुछ साल थिएटर भी किया है, तो हमेशा जो डायरेक्टर रहते थे, जब थिएटर हम डायलॉग्स बोल रहे हैं तो वो कहते थे कि आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ रही है, लेकिन वो चीज़ आपके आँखों से नहीं दिख रही, और सबसे इम्पोर्टेंट होती है आँखें, जो एक्टर होता है। और आँखों में तभी दिखता है जब आप दिमाग में वो चीज़ सोच रहे हो, जब आप कन्विक्शन हो। तो आपकी जो आँखें हैं, जब आप वो कैरेक्टर कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा बोलती थी कि एक्चुअल में सही में भीष्म पितामह लगते थे। तो इसका एक करेक्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसी कैरेक्टर को लेकर ही चलो बात कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आंखें जो होती है मन का दर्पण होती है, आंखों में ही अगर आदमी झूठ बोल रहा है तो आंखों में पकड़ा जाता है, क्योंकि लेकिन अभी देखो अगर इस कैरेक्टर की बात करो जिसका नाम भीष्मा है, आप बताइए आज का कौन सा लड़का अपने बाप, चलो मान लो आज की कहानी में कोई बड़े बड़े घराने में बोलो या किसी घर में जहाँ पैसों की कमी नहीं है और फादर को किसी पर प्यार आ जाता है और फादर शादी करना चाहता, सपोजिंग सेम कहानी, उसका लड़का है जो उसका वंशज है, उसका जो बनने वाला है, पूरी की पूरी लेगेसी उसके पास है, उत्तराधिकारी वो बनने वाला है, और उसका बाप को सडनली किसी पर प्यार आ जाता है और वो शादी करना चाहता है। और इसकी बात अगर आज के लड़के को मालूम पड़े, आज का लड़का तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी सी बात है, बाप को कहे चल आप फिक्र मत करो, आप करो मैं और लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि बाप के लिए मैं तो चलिए शादी छोड़ दूंगा, बट मैं बाप के लिए अफेयर नहीं करूंगा। आज का कोई बच्चा नहीं बोलेगा ठीक है मैं आपके लिए शादी नहीं करूंगा, बट ठीक है मैं रहता हूँ अपने हिसाब से। यही बात के लिए दाशरथ ने कहा था, अरे सर वो तो ठीक है कि आप अपने बोल देते हो कि चलो मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी अगर कोई संतान हुई तो ये बात शांतनु को भी लगती है, और वो बोलता है पिताश्री ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है। तो आप कहिए कि आज का मैं आज की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टर आज का है, उसको इसको बिलीव करना पड़ता है, और जो बिलीव नहीं है आपके चेहरे पर आ जाएगी, आपके अंदर डिसबिलीव चेहरे पर दिखेगा, जो आप बोलते हैं आंखों से मालूम पड़ता है। सही बात है। नसीरुद्दीन शाह, मुझे याद है हमारे इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़ते थे हम, क्या मुकेश ये पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं हीरो हीरोइन है, तो NSG का लड़का, दाढ़ी वाड़ी लगा, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्टर बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ये फंसेगा जाके आगे,
जब उसको इस तरह के रोल मिलेंगे ना तो वो कैसे करेगा। डिसबिलीफ यहाँ आती, कैमरा आपके नाक पे पहुंच जाता है। साहब नसीरुद्दीन कैरी कर गया, हीरो हीरो लाल जैसे फिल्म आपने हीरो बनाया था, दाढ़ी वाड़ी। अब वो बिकॉज अच्छा एक्टर था, लेकिन एक अगर बुरा एक्टर है, अगर वो कंफ्यूज्ड है उस कैरेक्टर के बारे में, वो कंफ्यूजन उसकी आंखों में दिखेगी। इसीलिए आज का कोई लड़का शायद नहीं बोलेगा कि मैं बाप के लिए शादी तो छोड़ो, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन लूँगा, लड़कियों से कोई मेरा संबंध नहीं रहेगा। साहब नहीं मिलेगा कोई। और इसीलिए मैं भी उन्हीं में से हूँ एक। लेकिन आप साहब मानने के लिए मैं इस पे बिलीव कर गया कि हाँ ऐसा लड़का हो सकता है, क्योंकि ये तो मैंने महाभारत पढ़ी थी, या तो मेरे संस्कार भी घर में अच्छे थे। फादर को मैं हॉस्पिटल लेके जाता था, मदर को भी लेके जाता था। मैं घर का सबसे छोटा लड़का, सब काम मेरे पे आ जाते थे। मेरे को वो रोल को समझने में, करने में और इवन परफॉर्मेंस करने में एक सेकंड के लिए भी मेरे चेहरे पर डिसबिलीफ नहीं आया। इसीलिए आप देखिए प्रतिज्ञा में जो एक जोश है और हाथ ऊपर जाते हैं, और वो है, वो हो गया। रात को 2:30 बजे शॉट दिया हमने, रात को 2:30 बजे एक शर्ट में ओके हो गया, एक टेक में। और वो भी कैसा, पूरा झोपड़ी का सेट लगा था, इधर नहर, इधर वो लेक, फिल्म सिटी की लेक है, तो ठंडी, सब लोग ऐसे ऐसे करके बैठे थे। मेरे शाल के कपड़े रेशम के और वो खुले। और मैंने जब कर लिया, उन्होंने फिर वो ऊपर से ऐसे पंखा फैलाया था जोर से। और चोपड़ा साहब वन ऑफ द वेरी फ्यू सीन्स जहाँ वो आए थे, तो जैसे ही ख़त्म हुआ, ये मेरी अखंड प्रतीक, तो 3 कैमरे चल रहे थे। मैंने कहा पापा जी मेरे दोनों हाथ उठ गए ऐसे, जबकि लिखा हुआ किताबों में है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ये एक फ़ोटो मशहूर है। ओए यही चाहिए था मेरे को, यही है। और इट बिकेम लाइक कि प्रतिज्ञा करना हो तो ये करो। तो भीम ने भी जब प्रतिज्ञा ली अपनी, मैं पूर्वजों को कहता हूँ कि मैं इसका दुशासन के रक्त पी जाऊंगा वरना मुंह नहीं दिखाऊंगा, और दोनों माइक हाथ ऊपर करता था। तो अब देखिए वो बिलीफ नहीं होता मेरे चेहरे पर एज एन एक्टर, तो शायद आपको कहीं ना कहीं पकड़ में आती। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट दैट आई एम ए वेरी गुड एक्टर, इट्स दैट आई गॉट अ रोल विच आई बिलीव्ड इन इट। आज भी मैं वही रोल करना चाहता हूँ जिसमें मैं अंदर से निकले। शक्तिमान मेरे अंदर से निकला। शक्तिमान में भी आपको मेरे चेहरे पर बिलीफ दिखेगी। तभी मैं किसी को, एक्टर को मैं नहीं पसंद कर पा रहा हूँ कि उसके चेहरे पर शक्तिमान नहीं है। और बहुत जल्दी आप स्विच कर जाते थे, गंगाधर बनना फिर शक्तिमान। पर वो तो खैर एक्टिंग हो गई, लेकिन शक्तिमान हैज़ टू लुक शक्तिमान। उसको बच्चों को सिखाना है, वो पायसनेस चाहिए जो मेरे में बन गई। आई डोंट नो कैसे बन गई, पर जब मैं भी उनको कंपेयर करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मुझे कोई ऐसा एक्टर नहीं चाहिए जो बदमाश दिखे चेहरे पर, स्कीमिंग दिखे चेहरे पर। उसको, हाँ, उसके अंदर वो पवित्रता दिखनी चाहिए। हर कोई नहीं सोचता, पर एज ए प्रोड्यूसर ऑफ शक्तिमान एंड लेगेसी जाने वाली है मेरी आगे, मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक्टर आए तो उसके चेहरे पर एटलीस्ट एक्सेप्टेंस तो मिले। मैंने क्यों मजाक किया था, उन लोगों ने उसको मजाक बना लिया, जो हमारे टाइगर श्रॉफ लड़के उनके बारे में मेरे लोगों ने पकड़ लिया, अरे मुकेश ने टाइगर श्रॉफ के बारे में भी बोल दिया, ट्रोलिंग करना शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए बच्चों को सिखाता है वो, तो बच्चों को सिखाता हुआ आदमी देखना चाहिए कि बच्चे उसकी सुनेंगे, बच्चे उसको दोस्त समझते हैं, आओ खेलते हैं बैठ के हम लोग। तो कास्टिंग ऑफ एन एक्टर हैज टू बी डन। 7-8 साल तक मुकेश जी हमने देखा कि आप किलबिस से लड़ाई लड़ते थे, किलबिस को मारने की कोशिश करते थे, आपकी लड़ाई चलती थी ऑन स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन पे जब शूटिंग खत्म होती थी तब आप लोगों का रिलेशन, फ्रेंडशिप कैसा था किलबिस के साथ? देखिए हमारी ज़िंदगी में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में प्राण साहब आए, रंजीत आए, डैनी आए, अमजद खान साहब आए, जिन्होंने विलन का रोल किया। प्रेम चोपड़ा देख लो, अमरीश पुरी देख लो, आपको ज़ाती ज़िंदगी में अच्छे दिखेंगे वो आदमी। मैं कभी कभी बोलता हूँ शायद आप लोग फिल्म में इतना कुछ कर जाते हो ना, आपका दिल नहीं होता कि रियल लाइफ में करें। ऐसा नहीं है। एक्टर दोस्त होते हैं, हमारी केमिस्ट्री होती है। संजीव कुमार की बात बताऊंगा कि इतना बोलता था स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है। वो सडनली जोक मार रहे होते थे यूनिट के बेट में बैठ के, हा हु ही हो रहे होते, और सडनली असिस्टेंट बोलता सर शॉट रेडी है, ओके जाते थे और ट्रेजिक सीन करके आते थे। हमको भी हैरानी होती थी कि अभी कैसे फटाक से सर। उन्होंने बताया था, मेरे साथ बात हुई, बोला मुकेश हमारे एक्टर को स्विच ऑन स्विच ऑफ होना चाहिए, अगर नहीं तो तुम उसमें घुस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो एक्टर विलन है, विलन कर रहा है,
रेल्स, और देखो उस ज़माने में दोस्ती ज़्यादा होती थी। उस ज़माने में ट्रंक बीच में बिठा दिया जाता था और ट्रंक के ऊपर चाय वाय, इधर कुर्सियाँ वुर्सियाँ रखी, वो वैन वैन कोई नहीं था उस ज़माने में, कोई वैनिटी रूम नहीं होती थी। बैठे हैं तो धर्म जी बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ कोने में, फिल्मिस्तान के एक कोने में ट्रंक वंक लगा। उस ज़माने में बातें होती थी। तो किल्विश तो खैर मेरे साथ तो महाभारत कर चुका था, द्रोणाचार्य कर चुका था। तो कहीं ना कहीं हम इतने इतने ग्रेट मेथड एक्टर नहीं है कि तेरे को जिंदगी भर तक मैं तेरे से दुश्मनी करता रहूँगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग चेंज, दोस्त हैं तो दोस्त हैं, बातें तो बातें हैं। गजेंद्र चौहान भी आपके दोस्त थे, बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी उनके साथ। कंट्रोवर्सी नहीं होती तो फिर मेरी फैमिली महाभारत की मेरे साथ बहुत उनका रिस्पेक्ट है। भीष्म पितामह मैंने एक ऐसी जगह बना ली थी उस वक्त भी, पहला माइक मेरे को देते थे बोलने को, कहीं भी जाना हो तो फंक्शन में हम 6 आर्टिस्ट हों तो मुझे शंख बजाना पड़ता था। मेरे लिए ये सब एक्टर मेरे सामने आए हैं, दे वर नॉट स्टार्स। आई वॉज द ओनली वन जो 14-15 फिल्मों का हीरो था। बाकी आप बोलो, ये जितने भी एक्टर, आप युधिष्ठिर बोलो, अर्जुन बोलो, ये सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। सुरेंद्र पाल भी मेरे साथ स्ट्रगल करके आया था। अच्छा। हाँ, सुरेंद्र पाल भी उस ज़माने में नया नया पास होकर के आया था इंस्टीट्यूट से, और हमने कोई शो में डांस किया था एक साथ में हमने, वो जैसे आजकल करते हैं शो में, फिल्म फेयर अवार्ड में, वहाँ पर तो उन सब लोगों को मैं देख चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक हिमाकत हो गई उस बंदे की, और मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं नहीं गया कपिल शर्मा के शो में, और उसने कहा कि मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। आप क्लियर कर दीजिए, बुलाया गया था आपको? ऑफ कोर्स बुलाया नहीं गया था, पर बुलाने का तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि नहीं बुलावे। गूफी पेंटल ने 1 महीने पहले मेरे को फ़ोन किया था, मुकेश रामायण को बुलाया है कपिल शर्मा में। मैंने कहा अच्छा, हाँ लगता है हमको भी बुलाएंगे। अब मैं उस वक्त थोड़ा खफा हो गया था कपिल से पहले से, बिकॉज मैंने एक छोटा सा एक प्रोमो देखा था। मैंने कहा गूफी तुम जाना, मैं नहीं जाऊँगा। बोला क्यों, इतनी बड़ी सीरियल? मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ऐसे वाहियात शो पसंद नहीं आते। मैं उस वक्त 1 महीने पहले बोला जब तक कोई इन्विटेशन तो छोड़िए। उसके बाद भी ये बात अभी गूफी के थ्रू मालूम पड़ी होगी कि नहीं मालूम, उन्होंने मेरे को टच नहीं किया क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मेरी मर्जी है मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। कृष्णा था, अर्जुन था, द्रोणाचार्य गुरु अपने ये दुर्योधन था, ये युधिष्ठिर था, इवन उनकी वाइफ थी रवि चोपड़ा की, रेणु चोपड़ा की। लेकिन कई लोगों ने कहा सर महाभारत आपके बगैर, तो लोगों को थोड़ा खला कि आप क्यों नहीं गए। फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं, तो इस बीच में मेरी इंटरव्यू छप गए होंगे कि मैं ऐसे वाहियात शो में नहीं, बिकॉज मैंने एक्चुअली बता दूं अंदर की बात, अरुण गोविल का एक शो देख लिया, एक उसी का एंट्री का एक प्रोमो आया था जिसमें वो बोलता है अरुण जी अगर आप अगर जू बीच में या कहीं पे नहा रहे हो और क्राउड में से आवाज़ आवे और देखो 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 श्री राम भी वीआईपी अंडरवेयर पहनते हैं, तो कपिल ने पूछा और इन्होंने स्माइल कर दिया। मैं भड़क गया। मैंने कहा तुम इस सवाल एक ऐसे इंसान से कर रहे हो जिसकी इमेज है, 10-10 हज़ार रुपये का हार पहनाते हैं। मैं होता तो चढ़ जाता कपिल के ऊपर, तो मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने कहा ये बिलो द बेल्ट बात मत किया करो। वो सोच के मैं पहले से रेडी था। अब इस इंसान ने खामखा बीच में बोला, अरे मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। वहाँ तो ये सिस्टम था कि जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको बुलाते हैं। मैंने कहा ओए ये क्रिकेट में खेलने वाले कोई देखते हैं कि इसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं। अरे हम आते हैं तो आपके शो की शान बढ़ती है, आप इसलिए नहीं बुलाते कि हम और कोई कॉमेडी शो है तो उनको बुलाओ। ये सब जो कॉमेडी और मुकेश खन्ना जी के पास कॉमेडी सेंस है। गंगाधर बनकर आपने काफ़ी हंसाया तो ये हमको। स्टूपिड बात है, मतलब ये पता नहीं क्यों बोल गया, मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, तुम तो पैसेंजर हो गाड़ी के। बोलना चाहिए तो सलमान खान को बोलना चाहिए, जो कि पीछे पड़े हुए, जो कपिल को बोलना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर हम लोग के बीच में वर्बल जंग चली, वीडियो की जंग चली। मैंने एक वीडियो में कह दिया, मैंने कहा तुम तो अज्ञानी, तुमको मैं अधर्मराज कहूँगा अभी। और उसने मुझे बताया कि मुकेश जी तो सिर्फ ऐसे आर्टिस्ट हैं, ये तो आर्टिस्ट है ना महाभारत है, वो कोई थोड़ी उनको कोई महाभारत में कोई वो थे, रिसर्च की थी। मैंने अब जवाब दिया, अब मैं वो शुरू हो गया था, मेरा पास चैनल था। मैंने कहा ओए मैंने एक PhD की है, जितना मैं जानता हूँ महाभारत तुम लोग कोई नहीं जानता। तो ये सब स्ट्रीट बोलना फिर मैं भड़क गया ऑलमोस्ट। फिर मैंने तो इनफैक्ट इंडस्ट्री में बता दूं, मैंने उनके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। आपने फ़ोन को ब्लॉक कर दिया? उसको पता है। एक चीज़ है मुकेश जी की, अगर
कपिल शर्मा खुद आपके पास आते हैं, इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे चीफ गेस्ट बनिए शो पे, आप जाएंगे? यहाँ पर आते हैं इस स्टूडियो में आपके पास। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है, मैं कल भी कह रहा था कि मेरे को अगर मैं देखता हूँ सामने वाला चाहता है कि नहीं चाहता, उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करता हूँ। अब आदमी का दिल नहीं है, अभी जैसे मैं वेव्स में नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे जाना भी नहीं था, लेकिन अगर मुझे बुलाते और अगर ऊपर से फ़ोन आ जाता दूरदर्शन से, मुकेश जी आपको आना है, फिर जाता हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ कि बुलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप एक कपिल को मेरा दुश्मन नहीं था, कपिल की एक छोटी सी एक थी कि उसकी मूर्खता वाले सवाल होते हैं, पर अगर कपिल खुद चल के आ जावे तो मैं डेफिनेटली मैं सोचता और मैं जाता। लेकिन ये ऐसा हुआ कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और एक बंदा जो ट्रेन में बैठा हुआ है और वो बोले जा रहा है कि अरे मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। वो सोनी वाले देखते हैं कि किसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उसको बुलाते हैं। अमिताभ बच्चन और आपके बीच रिलेशन कैसे हैं? हम लोग 6-7 बार मिल चुके हैं। कभी लंदन से मैं आ रहा होता हूँ तो वो फर्स्ट क्लास से बाहर निकलते हैं, मैं बिजनेस क्लास से निकलता हूँ, दोनों गेट पे खड़े हो जाते हैं। अरे अमित जी कैसे हो, मेरा हाथ में कंधे पे होता था, कैसे हो, ठीक हूँ मुकेश। किसी फंक्शन में मिले, हेलो हाय। किसी ने हमको कास्ट करने का सोचा नहीं, जबकि लोग बोलते थे कि मैं कॉपी करता हूँ उसके, जो मैं भड़कता था उस ज़माने में। मैं बोलता था अगर अमित जी मेरे बाद आते हैं ना तो आप उनको बोलते कि आप मुकेश खन्ना की कॉपी कर रहे हैं। ये मेरा फेस है, मेरी स्टाइल है। मैं कॉलेज में प्ले कर चुका हूँ, FTI में जा चुका हूँ। मेरी ये एक्टिंग की स्टाइल, डायलॉग की स्टाइल यही है। अब वो कहीं ना कहीं मेरी हाइट, बॉडी, आवाज़ मिलती है तो उसको कॉपी नहीं बोलते। तो ये पॉइंट को लेकर हमारे बीच में कभी भी कोई फिल्म साथ में नहीं की हम लोगों ने, कहीं नहीं हुआ। बाकी ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ वेरी वेरी डेडिकेटेड एक्टर। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ हर चीज़ की, लेकिन मैं थोड़ी सी शिकायत करता हूँ कि इतने भी ऐड मत करो। हर चीज़ की ऐड होती है कहीं ना कहीं। बाकी उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं हम लोग बात, बट लोगों ने उठा दिया कि मुकेश खन्ना का करियर ख़त्म कर दिया जब उन्होंने एक बार कहा कि ये मेरी कॉपी करता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, करियर उस डायलॉग से ख़त्म होता है। आप लोगों को मसाला बनाने की बहुत आदत है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, बना देते हैं कि मुकेश खन्ना का करियर, एक सेंटेंस अमित जी का बोला उन्होंने, ऐसा नहीं है। तो बाकी ये समटाइम आई वंडर कि किसी ने आज तक सोचा क्यों नहीं हम दोनों को दो भाई बनाने की। सर जैसे अभी रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे, तो क्या रीज़न थे कि आपको वो फिट नहीं लगते हैं शक्तिमान बनने के? अगेन मैं वो बात रिपीट करूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत ज़रूरी है। ये एमए कैरेक्टर नहीं है। लोगों ने कई लोगों ने कहा था सर वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, सर उन्होंने गली किया है, गली बॉय, ये किया है, वो किया है, वो किया है, इतना कुछ किया। मैंने कहा इवन अलाउद्दीन खिलजी भी किया है उन्होंने, इवन उन्होंने वो भी किया है अपना बड़े बड़े जो पद्मावती का रोल। मैंने कहा ये सब रोल से शक्तिमान अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टर चाहिए, उसमें एक्टर प्लस फेस चाहिए, एक्टर प्लस इमेज चाहिए, ज़ाती ज़िंदगी की इमेज भी बीच में आती है। कौन शक्तिमान है? अगर मैंने कोई कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं अच्छा हूँ इसलिए अच्छा हूँ, मैंने इसलिए नहीं किया कि नहीं मुझे, हाँ मैं नहीं करूँगा, सिगरेट नहीं पीता हूँ, दारू नहीं खा पीता हूँ, आज तक कभी ज़िंदगी में मैंने अल्कोहल नहीं चखा। दैट डज़ नॉट मीन कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ कि मैं शक्तिमान हूँ। बट शक्तिमान कौन बनेगा उसके पीछे अगर आपकी बैक इमेज ख़राब है वो बीच में आएगी। क्योंकि यू नीड अ योगिक सुपर हीरो जिसने बच्चों को सिखाया है, पूरी जनरेशन बड़ी हुई है, उसके चेहरे पर अगर चेहरे पर अगर थोड़ा सा उसका शैतानपन नज़र आवे, स्कीमिंग फेस नज़र आवे, ही इज़ टू गुड, ही विल बी अ वेरी गुड किलविश इफ़ यू आस्क मी। उसका फेस मिलता है, उसका फेस यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर मुझे फेस भी चाहिए, एक्टर तो चाहिए, पर शक्तिमान के लिए एक्टर प्लस इमेज चाहिए। ज़िंदगी में आप हर तरह के ऐड कर रहे हो, आप उछल कूद करते हो, आपकी इमेज वो है। मैं मानता हूँ, कई लोग बोलते हैं सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर, अच्छा एक्टर कर जाता है। मैंने कहा अच्छा एक्टर दुनिया भर के रोल कर जाएगा लेकिन शक्तिमान नहीं कर जाएगा, क्योंकि शक्तिमान यूनिक है और वो हमारे देश का पहला सुपर हीरो है। उसकी लेगेसी जानी है आगे जाके बच्चों को। तो मे बी आई एम स्टूपिड, आई डोंट नो, आई हैव माई ओन वे ऑफ थिंकिंग। हम लोग जब बचपन में थे मुकेश जी तो अपने क्लासेस को बंक मारते थे, देखते थे शक्तिमान,
हमारे पास पैसा नहीं होता था लेकिन शक्तिमान जरूर देखते थे, और हम बड़े हो चुके हैं, पैसा भी आ चुका है, थिएटर भी जाने को तैयार है। नहीं, मुझे ऑडियंस की कमी नहीं है, मुझे मालूम है जिस दिन शक्तिमान आएगी सब देखेंगे। अब मैं कितना खरा उतरूंगा या सोनी वाले कितना खरा उतरेंगे, मैंने एक बार कमेंट पास किया था, मुझे कई लोगों ने कमेंट में लिखा, सर 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 अवेंजर्स आ गए हैं सर, 10 अवेंजर्स हैं, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, दुनिया मैन, सर शक्तिमान की शक्तियाँ बढ़ाइए सर आप। मैंने कहा ओए, इनमें से कोई भी जितना है ना उसकी शक्ति शक्तिमान से ज़्यादा नहीं। शक्तिमान के अंदर अंदरूनी शक्ति नहीं है, पंचभूतों से बना हुआ है, वो गन नहीं यूज़ करता, उसकी उंगली में रेज है, उसकी आंखों में रेज है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा शक्ति वक्ति बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शक्तिमान जो 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 दो लोग चाहते हैं कि कुछ भी करके शक्तिमान में सब कुछ है, लेकिन शक्तिमान को हम लोगों को आपकी ऑडियंस, आप किसी को भी, मैंने इनको सोनी को एक बार कह दिया था, मेरे मुंह से निकला था, मैंने कहा देखिए आपकी कंपटीशन अवेंजर से नहीं है, आपकी कंपटीशन पिछले शक्तिमान से, 40 साल 30 साल की ब्रांडिंग से आपकी कंपटीशन, आप उसके कितना ऊपर जाते हो वो डिपेंड करता है। ये आयरन मैन इनके पास, किसी के पास कोई माइथो नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, वो आयरन का कपड़ा पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, बूट से लेकर ड्रेस से लेकर, ऐसे आदमी को आप अगर उसके अंदर शक्ति है तो कम आपको, उसने जो किया है, हमने जो 450 एपिसोड बनाए हैं, वो जो कुछ कर गए हम लोग मालिक की दया से कर गए, महाभारत भी मालिक की दया से बना है, उसको आपको ओवर करना पड़ेगा, उसकी एक कदम ऊपर जाना पड़ेगा। वो स्पेशल इफेक्ट से नहीं होगा, कहानी से होगा, स्टोरी से होगा। यस सर, जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ है तो वहाँ पर पियरली जो हिंदू है उनको मारा गया है, और अभी जैसा हम देखते हैं कि उसको भी काफ़ी जो एक तबका है वो उसको वाइट वॉश करने के चक्कर में रहता है कि नहीं वो टेररिस्ट थे, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, और जो भी लोग मारे गए हैं वो इंडियंस मारे गए हैं, वो हिंदू नहीं मारे गए। ऐसा बोला है। हाँ, ऐसे सभी, मतलब जितने भी एक तबका है पूरा वो इसी तरीके से प्रोपोगेट करता है, और दूसरा एक तबका है जो कहता है कि हाँ इस तरीके से हुआ है। और यही एक इंसिडेंस नहीं, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हमें हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, बांग्लादेश से जो मुर्शिदाबाद इन्फिल्ट्रेटर्स में। आ रहे हैं। तो ऐसे सिनारियों में ये जो तबका है जो ये कहता है कि नहीं भारतीय मारे गए हैं, वो ये कहता है कि ये नफरत फैला रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब सही में हिंदू जो है उनको जगा कौन रहा है और नफरत कौन फैला रहा है? देखिए, बहुत क्लियर कट, बोलने वाले बोलेंगे क्योंकि उनको बोलना है, बोलने वाले ने वोट लेना है इसलिए बोलना है, बोलने वालों ने अपनी बात को रखनी है इसलिए बोलना है, बट हकीकत नहीं बदलती। और ये पहली बार वर्ल्ड ने एक साथ में बैठ के, कसाब को भी देखा था वर्ल्ड ने, एक वीटी स्टेशन पे हाफ पैंट में, ये कसाब है, मालूम पड़ गया। उसके बाद उसको 2.5 साल तक दमाद बना के रखते हैं, आप केस चलाते हैं, कोर्ट चलाते हैं, क्या प्रूव करने को? यहाँ पर क्या क्या सबूत चाहिए आपको? जबकि वीडियोस बनाने वाले ने भी बनाया है, किसी ने यहाँ से डर के बना लिया है, किसी ने खुद के बना के भेजा है, ओपनली आके पूछा। मैंने एक बार अपने वीडियो में डाला था, रात को डाला मैंने 9:30 बजे, मैंने कहा देखो आतंकवाद की कोई ज़ात नहीं होती, वो सिर्फ कमर्शियल पैसों के लिए करता है। वहाँ मैं यही बोल रहा था जो ये लोग बोल रहे हैं अभी। मैंने कहा वो सिर्फ पैसे करके आतंक फैलाता है, चाहे वो डीप स्टेट अमेरिका का हो, चाहे वो सोरोश हो, जो बोलते हैं जाके यहाँ पर अराजकता करो। ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ के स्टूडेंट्स ने थोड़ी किया है, करवाया गया है। ये जिस तरह का आदमी जाके किया हुआ है, इवन अभी जो बंगाल में हुआ है, ये दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। तो मेरे को मैं मानता था कि कौन से मुस्लिम के पास टाइम पड़ा हुआ है कि लंच छोड़कर, खाना छोड़कर नीचे भागे, एक पत्थर जाके हिंदू को मारे। अरे सब किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास टाइम। ये आप मानते थे? मैं मानता हूँ, आज तक ये जगह पे आके मैं चेंज हुआ हूँ। टेरेस के ऊपर भर के पत्थर पड़े हुए 100 कौन रखता है? आम मुस्लिम नहीं रखेगा, आम हिंदू भी नहीं रखेगा। संगठन होती है, आओ जी, फ़ोन कर दिया, आओ जी 100 आदमी इकट्ठे होने चाहिए, ये होना चाहिए, और वो लोग आते हैं और मारामारी करते हैं। तो दंगे कराए जाते हैं आज से 47। लेकिन साहब मैंने कहा आतंकवाद की कोई ज़ात नहीं होती, आतंकवाद कमर्शियल होता है, उसको पैसे मिलते हैं, उसके लिए कोई होता नहीं, वो मारता है तो मारता है बिकॉज उसको पैसे मिले। लेकिन सुबह 5:30 बजे मेरे को, जब मैंने ये सब न्यूज़ सुना इनका, इन्होंने कहा सर, उन्होंने आया और पूछा कौन है हिंदू, तू कौन है, मुस्लिम है? अरे मुस्लिम नहीं दिखता, मार इसको, ठक करके मारा। कौन है तू, तेरी ज़ात क्या है, मालूम करो हिंदू है कि मुस्लिम है। साहब ये बात 47 में होती थी,
मेरे फादर बताते थे कि हमने तो सरदारों को बोरे में भर भर के निकाला। मेरे फादर वन ऑफ द लास्ट पर्सन टू लीव पाकिस्तान, वो सेवा समिति के वो थे, सदस्य थे। बोलता हमने मुकेश बोरे में भर भर कर सरदारों को निकाला है, क्योंकि सरदार पटाख से मालूम पड़ता है हिंदू है हमारे से। वहाँ पर सड़क पे खड़े होकर लोगों को पूछते थे कौन है, फिर बोलते चल, जैसे अभी किसी का कलमा पढ़ के देखा, किसी को डिटेक्ट करते हैं, कपड़े उतरवा के बोलते हैं चल ये हिंदू है कि मुस्लिम मालूम करो। तो मैंने कहा यहाँ मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि आतंकवाद की ज़ात है। क्योंकि अगर किसी को ये बोलना कि तू इस धर्म का नहीं है तो मैं मारूं, तो मैं आतंकवाद नहीं हूँ, मैं दूसरी धर्म का हूँ, तुम काफिर हो क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। यहाँ मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि ये जो हुआ है पहलगाम में, इट इज़ नॉट, कोई भी आदमी उसको डिफेंड ना करे कि वो आतंकवादी थे, वो लोग पैसे करके करते थे, जैसे मैं भी मानता था। आई हैव चेंज माई माइंड। और सुबह उठ के 8-9 बजे अजिंक्य को फ़ोन किया, मैंने कहा इसको डाल, मैंने कहा कि दिस इज़ द रिजॉइंडर टू माई लास्ट वीडियो। और मैंने ऊपर वही लाइन लिया कि आतंकवाद की ज़ात होती है और ये पाकिस्तान से आया मालूम पड़ा है। और मैंने ओपनली बोला है कि मैं बोलूँगा गो एंड फिनिश देम, ये एक बंद कीजिए आज तक जो हो रहा है। तो ये इनका जो बोलना है ये पॉलिटिकल है, ये जो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है और वो सच भी नहीं दिखता है। क्योंकि आप ओपनली ये पार्टीशन में सबसे द बिगेस्ट पार्टीशन वॉज द बिगेस्ट डिजास्टर इन द मैनकाइंड, जो सेपरेशन हुआ वहाँ यही बातों पे मारा गया था। आज आप अगर आप आज आके मारते ना, ढड़ ढड़ हो रहा है सालों से मारते ढड़ ढड़ जैसे, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं तू कौन है, हिंदू है? अरे साहब, हिंदुस्तान में रहकर आपको हिंदू बनने की सज़ा, 80 करोड़ के ज़्यादा 100 करोड़ के हिंदुओं के हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है साहब। मैं बोला अपने, मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम हिंदू रहते हैं। और आके अगर कोई आदमी पूछता है तो हिंदुस्तान में भी रहकर आप कोई पूछेगा कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तो गलत है। इट इज़ डेफिनेटली अ सेपरेटिज्म, इट इज़ डेफिनेटली धर्म टू धर्म की वॉर। पहली बार मैंने कबूल किया है कि अब यहाँ पर आपको जो करना है करिए, बंद करा दीजिए इस तरह की घटनाओं को, क्योंकि इनोसेंट आदमी बेचारे पिकनिक मनाने वाले लोगों को सुरक्षा नहीं मिली, शर्म की बात है। सर आपके लिए जो सेक्युलरिज्म है, क्योंकि अब तक जो भी हमने देखा हुआ है, जो मैंने अभी जिस तबके की बात की, उनको खासकर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है वो कहा जाता है एट प्रेजेंट, कि वो ज़्यादातर जो आइडियोलॉजी है जो डिफेंड कर रहे थे अभी जो हादसा हुआ पुलवामा में, तो ऐसे सिनारियों में जो अब तक हमारे ऊपर सेक्युलरिज्म थोपा गया है अब सेक्युलरिज्म जब वो हम सबको कुछ नहीं बोलते तो हम सेक्युलर हैं, और जब बोलते हैं तो हम सांप्रदायिक माने जाते हैं। मुस्लिम धर्म 200 सालों से भी ज़्यादा, 300 सालों से ज़्यादा कहता आया है कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। वो बोलते हैं तो उसको हमको सांप्रदायिक नहीं बोलते हम उसको, क्यों? क्योंकि हमको 60 सालों में वोट चाहिए था। तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने कभी भी उस बात को पकड़ा नहीं, और जब बीजेपी खड़ी हो गई या हिंदू खड़ा हो गया तो बोलते हैं अरे आप तो नॉन सेक्युलर हो गए, अरे साहब आप तो सांप्रदायिक हो गए। अरे बाबा मैं भी वही कर रहा हूँ जो वो लोग कर रहे थे, आज मैं पहली बार अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ और धर्म मेरा है, तो उसमें कहाँ से सांप्रदायिकता आ जाती है? हम करें तो नहीं है नॉन। और हमारे से बड़ा सेक्युलर वर्ल्ड में कौन है जिसने 800 सालों से लेके ज़्यादा मुस्लिमों से लेकर जाके अंग्रेज़ों को जाके लेके हमारे यहाँ पर हर धर्म को रहने दिया गया हुआ, चाहे पारसी होवे, चाहे वो सिख हो, चाहे सिख तो हमारे बने हैं, लेकिन हमने कभी ज्यूज़ आए हैं बाहर से, हमने उनको रहने दिया है। आप भी आए हो, रहने को आए हो, रहने हमारे में कभी भी आप मत बोलो कि हम लोग असहिष्णु या सहिष्णु जो आप बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कमज़ोरी, आपकी क्षमा, 18 बार मोहम्मद गजनबी अटैक करता है, छोड़ दिया जाता है, 19वीं बार आके पकड़ के मारता है आपको। पृथ्वीराज चौहान को भी ऐसे हुआ। हमारे यहाँ पर ये जो गलती है, क्षमा 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 बंद करिए, अभी बहुत हो गया, क्योंकि आपने सबको देख लिया। यू मस्ट डिफेंड योर धर्म, यू आर नॉट। मैं तारीफ़ करता हूँ मुस्लिम धर्म की, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, आप सीखो उनसे। पूरा का पूरा तबका जाके जुम्मे की नमाज़ पढ़ता है पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान में। आप सर कभी सैटरडे, कभी संडे, कभी मंडे, मैं बोलता हूँ उनसे सीखो। और किसी एक दिन जाके आप पूरे का पूरा 80 करोड़ जनता जाके बैठे वहाँ पर ऐसे ओमकार का जाप करे, तब मैं बोलूँगा कि आप एक हैं। हमारी भी एकता नहीं है। तो हमारे को ये लोग लपेटते हैं कि सर आप तो एक गाल पे मारा दूसरा गाल देने वाले आदमी। अरे साहब वो पहले था, अभी नहीं है। अभी हम जागे हैं तो जागे हैं, बिकॉज हमारे को ये गलत कहना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिक्योर नहीं है, जो कोई भी स्टेटमेंट करता है, मैं बोलता हूँ आप क्या मूर्खता की बातें करते हैं।
कौन सिक्योर नहीं है वो किसको पूछोगे तुम जाके? ये जाके मरता है उधर, वो मर रहे, इधर इधर मरे, और आप बोलते हो कि हिंदू सिक्योर, हिंदू सिक्योर नहीं है साहब, अपने ही देश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। हम अपने धर्म में, ये हिंदू राष्ट्र है, आप सब लोग वेलकम है, रहो यहाँ पर, लेकिन ये राष्ट्र हमारा हिंदू रहेगा। जैसे आपका जो जैसे डायलॉग डिलीवरी रहती है तो उसमें आवाज़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और आवाज़ से जो आपकी कन्विक्शन निकलती है, शक्तिमान है तो जब शक्तिमान बोले कि दूध पीना है तो पीना ही है, तो ये जो आपकी आवाज़ है, तो इस पर आपने वर्क किया था या आपको ऐसी ही आपकी आवाज़? मैं असलियत बात करूँगा आपके साथ, छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक्टिंग का 60% वॉइस होता है। राजकुमार जानी साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाया करते। साहब आप उसकी आवाज़ को अगर आप बिना उसके फेस देखे भी सुनो ऐसे करके, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। और हमारे यहाँ पर ऐसे चंद एक्टर हैं, जल्दी करिए, जा कहाँ गया लगा था, आता क्यों नहीं? दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर डिलीवरी। राजकुमार जानी को मैं उनकी अपनी एक स्टाइल बन गई आफ्टर वक्त, पहले ऐसा नहीं बोलते थे। लेकिन साहब मैं तारीफ़ करता हूँ कि उसकी आवाज़ में खनक है, क्लैरिटी है। आप नहीं भी देख रहे हो तो भी सुन सकते हो, वो आवाज़ होती है। मैं आपको ये कह कर हैरान कर दूंगा कि मेरी पहली, जब मैं एक्टर नहीं था, जब मैं बीएससी पढ़ रहा था, जब बड़े भाई मेरे जग्गी भाई, उनको एक्टर बनना था और उनको एक्टर बनने नहीं दिया, फादर ने शादी करा के फैक्ट्री में बिठा दिया, मेरे पीछे पड़ गए वो। तो मैं बीएससी के बाद फ्री हो गया था थोड़ा था, तो मेरे को लगे एक्टर, तो वो मैं जब बात करता ना तो वो मेरे को क्या, मैं उधर कल क्या पकौड़े तलते हो तुम, धीरे से बोलो। मैंने, अबे मेरे को जब आप जिसको डेस्परेशन है उसको बोले पकौड़े मत लो, ऐसा बोलो, मैं आपको कह रहा हूँ तू सुबह पढ़ के अखबार पढ़। मैं हैरान कि भाई इसमें क्या फ़र्क पड़ता है मैं अगर ऐसा बोलूँ। देन ही मेड मी डू समथिंग जो आई बाद में सफ़र किया उसका। बोला सुबह उठ के अखबार पढ़ा कर, कल नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर जाकर इनाग्रेशन किया, ये किया, तो मेरी आवाज़ में क्लैरिटी आ गई। इंस्टीट्यूट में मुझे शंभूनाथ जी ने पकड़ा, हम लोग सब बैठते थे, चल सब लोग बोलो, वो नोट करते थे, ये नाम, ये फनसुख लद्दाखी, ये शक्ति कपूर, नसीरुद्दीन शाह, मुकेश खन्ना, ओल्ड आदमी, योगा टीचर, एंड हम कुछ बोलते थे वो नोट करते। फिर बाद में बोलता मुकेश तुम्हारा जॉ स्टिफ है। मैंने कहा जॉ स्टिफ? अब याद आया कि जग्गी बागी करने में मैंने ये करके रखा था। और बोलता ये लिप्स होते हैं, आँख होती है, ये तुम्हारी ज़बान होती है, ये हमारा वॉइस इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से हवा निकलती है और हमारे यहाँ से ट्रेचिया से यहाँ आती है, तो हम उसको मोल्ड करते हैं। नेज़ल भी आता है बीच में, उसमें दांत भी आता है, ज़बान भी काटती है उसको। प पे ये होता है, प आप बिना होठ मिला नहीं बोल पाओगे, ब नहीं, ये जब एक्सप्लोजिव साउंड है साहब। वो जब मैंने कहा ये आदमी तो हीरा है, इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को शौक था उस टाइम। मैं रेडियो करके आया था पहले, रेडियो वाणी में कहीं ने कहा, मैंने पकड़ने की कोशिश की पर मेरी किस्मत में नहीं आया, वो चले गए छोड़ के, फिर डेथ भी हो गई। फिर मैंने जाकर अंग्रेज़ी लाइब्रेरी, जिसको हम ब्रिटिश लाइब्रेरी बोलते हैं, वहाँ जाके मैंने बुक निकाली एक्टरों के बारे में, स्पीच के ट्रेन एक्सरसाइजेस निकाले, वो एक्सरसाइजेस मैंने करने पड़े। यू सी, आपकी आवाज़ जो होती है ना, अब आप किसी को फ़ोन करते हो तो आपने हेलो किया, हाँ मयूर बोलो, कहाँ से पहचाना? आपकी आवाज़, ये आपको भगवान ने दी है, इसको क्वालिटी बोलते हैं। और क्वालिटी को क्वांटिटी में बनाना हर आदमी के पास है, लेकिन लोग बनाते नहीं। क्वांटिटी क्या होता है? गाने में क्वांटिटी है, सारे गामा पा धा नी सा। स्पीच में कोई बॉदर नहीं करता। अब्रॉड में 8 साल का कोर्स है अब्रॉड में साहब। यहाँ पर क्या होता है कि चल ये है, तो उसमें मैंने क्या किया, एक्सरसाइज लेकर मैं बैठ गया, लिप्स की एक्सरसाइज, जॉ की एक्सरसाइज। आप ये ट्रेलिंग करो तो आपके होठ जो लेजी हैं, किसी का होठ लेजी होता है, किसी का मुंह नहीं खुलता है, जैसे मेरा मुंह का वो खुलना चाहिए। किसी का नेज़ल होता है तो इतना नेज़ल होता है कि 5वीं मंजिल से गाना गाते हैं पूरे का पूरा, नीचे नहीं आता। हमारे यहाँ तो मैंने उसके ऊपर अकेला टेरिस पे आता था, मरीन ड्राइव पे, और मुझे याद है मेरे बारे में कभी मशहूर हो गया था कि ऊपर जाके मैं, एक एक्सरसाइज होती है वॉइस थ्रो करने की, तो वो मैं करता था आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। नीचे वाले बिल्डिंग वाले बोलते ये क्या करता मुकेश, कबूतरों को बुलाता है कि क्या करता। सो मेरी आवाज़ कल्टिवेटेड है,
और मैं हर आदमी को कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ पर कई एक्टर ऐसे हैं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, अपनी आवाज़ से प्यार करने लग जाते हैं। किसी किसी को भगवान ने वो कोई क्वालिटी, अगेन भगवान ने किसी को बेज आवाज़ दी है। मुराद साहब, रजा मुराद, अमिताभ जी बोलो या बोलो, अरे चल जल्दी करो, अरे मेरे चाय किधर है, "ओए, चाय ले नहीं तो, अरे इधर आ, मेरी पेंट किधर है"। वो 10 मिनट में आपको लगेगी ये आवाज़। उसके कंपेयर में कहो, अरे अरे मेरी, अरे चाय कहाँ है यार, अरे चाय कहाँ है, ओए इधर आ, इधर आ। समझता है मेरी बात को? आ ऊ करते हैं ना, तो वो इंटरेस्टिंग भी लगती है। जो दिलीप साहब ने किया है, ए भाई ए भाई ए भाई, हमारे यहाँ ये जो एक्टर होते हैं ये बोलते हैं ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई। देयर इज अ, आई वुड से इट इज ऑन द वन सोर्स, सारे गामा के बीच में चल रहा है, बट सारे गामा पादा नीसा में जाना चाहिए एक्टर को। तो आपके नसीरुद्दीन शाह करते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो करते हैं, जो ऊपर नीचे वेरिएशन कोई नहीं करता। उनको अपनी प्यार हो जाता है वॉइस से, और वो उसी में रहते हैं। मैं उनको ठीक नहीं बोलूँगा, आपको अपनी आवाज़ पे कम करके बहुत से एक्सरसाइजेज हैं, बट सो यू आर राइट, मेरी आवाज़ थी नहीं, बन गई। देश में 9 लाख गुरुकुल थे, आप कई बार कह चुके हैं, और आप वकालत भी करते हैं कि गुरुकुल फिर से आनी चाहिए। कुछ जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि मुकेश जी इंग्लिश को देश में बैन कराना चाहते हैं। क्या ओपिनियन है आपका? मैं बैन कराना चाहता हूँ, बोलिए आपका। आपको मालूम है इज़राइल में, ये मैं इमीडिएटली आपने मुझे उकसा दिया तो मुझे इज़राइल की बात पहले बोलना चाहता हूँ। इज़राइल के प्रेसिडेंट आज से पता नहीं 50-25-100 साल पता नहीं कौन सा प्रेसिडेंट था, उनको सडनली कुछ बातों में उनके मंत्रिमंडल ने कहा, सर हमारे यहाँ तो लोगों को हिब्रू नहीं आती, हिब्रू उनकी मातृभाषा। बोला क्या? बोला 65% 70% 80% को हिब्रू नहीं आती। मैंने क्यों आए? बोला वो इंग्लिश से जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। एक काम करो, कल सारे जितने भी अंग्रेज़ी के लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ी हुई हैं लेकर आओ मेरे यहाँ पर सामने आके, सब जला दो। सब जलाया उन्होंने, और बोल दिया, लोगों को बोल दिया कि हिब्रू नहीं बोल पाओगे ना तुमको राशन पानी नहीं मिलेगा। 6 महीने के अंदर अंदर 70% लोगों को हिब्रू आ गई। ये होता है अपनी लैंग्वेज से प्यार। और हमारे गुरुकुल 1836 में लॉर्ड मैकॉले आया था, जब हम लोग गुलाम थे। 57 का गदर तो बाद में हुआ। उसने आके 6ठी क्लास में अंग्रेज़ी डाल दी, कंपल्सरीली अंग्रेज़ी। उसके पहले में गुरुकुल थे, 9 लाख गुरुकुल थे, उसमें 7 लाख गुरुकुल जला दिए उसने, और बोला कि आज से अंग्रेज़ी पढ़ी जाएगी। साहब उस ज़माने से लेकर आज तक आदमी, जो बच्चा बड़ा होता है उसको मदर टेरेसा मालूम होती है, उसको इंग्लिश का पूरा लिटरेचर है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनको ये नहीं मालूम महाराणा प्रताप कौन है, उनको ये नहीं मालूम शिवाजी कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, गुप्ता वंश कौन सी है। ये जबकि हम लीड करते थे। कारण क्या है कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। तो मैंने मैं अभी गुरुकुल होकर आया, यहाँ पर चंबूर में एक ज्ञान कुल है, बहुत मैं इम्प्रेस हुआ उन बच्चों के नॉलेज, संस्कृत में बोलते हैं। मैंने कहा 6ठी क्लास में आप डाल दीजिए, संस्कृत को डाल दीजिए कंपल्सरी। वो बच्चा SSC तक आते हैं तो संस्कृत में बात करेगा। हमारे लिए संस्कृत क्या पंडितों की भाषा हो गई। ओम आइंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विचे, सब क्या बोलने का, ओम आइंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विचे स्वाहा स्वाहा। हम लोग रोज़ 1.5 घंटे बच, लेकिन किसी को मीनिंग नहीं मालूम है। आइंग क्या होता है, हिंग क्या होता है, क्लिंग क्या होता है, एक मंत्र है, पंडितों की भाषा। और हमारे संस्कृत में लाखों पांडुलिपियाँ पढ़ी हुई हैं जिसको डिकोड नहीं किया, और जर्मन लोगों ने उनके श्लोकों को ट्रांसलेट करके कोड करके दवाइयाँ बनाई हैं। तो मेरी ये अभी मांग है, मैं बोल चुका हूँ, 6ठी में जैसे मैकॉले ने इंग्लिश डाली थी, साहब मैकॉले चला गया, इंग्लैंड चला गया, अंग्रेज़ चला गया, अंग्रेजियत क्यों पड़ी है हमारे पास? धक्का मार के निकालो ना। क्यों हमारे यहाँ पर जज बोलता है मिलॉर्ड, वही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहा है, मिलॉर्ड के बदले महोदय क्यों नहीं बोल सकता, श्रीमान महोदय क्यों नहीं बोल सकता, मिलॉर्ड। कहीं ना कहीं हम जी रहे हैं वो अंग्रेजियत, जिसका मुझे बहुत बहुत एतराज़ है। लेकिन अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है। आप अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज दीजिए ना, फर्स्ट। जैसे देखो उसने क्या, जब इंग्लिश डाली थी तो क्या बाकी लैंग्वेज बंद थोड़ी हो गई थी, बट कंपलसरी सिखा के कॉन्वेंट स्कूल बनाता गया। आप अपने को, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि हिंदी को आप राष्ट्रभाषा बना दीजिए। एक आदमी जो व्यापारी करता है कश्मीर में, तमिलनाडु में जाता है, तो वो बोलता है हिंदी इल्ले, हिंदी नहीं आता हमको, हिंदी नहीं आता। क्यों भाई?
कौन सी लैंग्वेज आती है उनको? अपनी तमिल, तेलुगु, मलयालम। और वहाँ के नॉर्थ वाले, हिंदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स। एक ऐसी भाषा बनाइए कि एक व्यापारी पूरे देश में घूमे तो उसको कॉन्फिडेंस हो। इंग्लिश नहीं आती आपको, बच्चा घबराता है, ऐसे खड़ा रहता है। मैं हिंदी स्कूल से निकला हुआ, सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने बीएससी की है। मेरे को एक सेंटेंस बोलना था, आई वांट टू जॉइन संगीत मंडल। तो मैं फ्रेम कर रहा था, कैसे बोलूँ, आई वांट टू, मैं आपस में डिस्कस करके मैं जाके बोला आई वांट टू जॉइन। साहब ये हिंदी पढ़ा हुआ, गुजराती पढ़ा हुआ, मराठी पढ़ा हुआ, वो इनिबिशन में आ जाता है। और वो एक्चुअली लड़का जो इंग्लिश होता है फटाफट बोलता है, उसको एडमिशन मिलती है। क्यों? हमारे देश में हमारी ही भाषा नहीं, एक विदेशी भाषा को लेकर बैठ गए। फिर आपको ये नहीं है कि भाई आप बोलो संस्कृत पढ़ोगे तो आपके पास ये गुरुकुल सा, टॉक अबाउट गुरुकुल ना। गुरुकुल में 13 साल का बच्चा सब कुछ जानता है। जो आज मोदी जी बोलते हैं स्किल स्किल स्किल, स्किल में क्या आता है? आपको बुनना आना चाहिए, अब प्लांट लगाना आना चाहिए, कारपेंटरी आनी चाहिए, कपड़ा कैसे करते हैं, पेंट कैसे करते हैं। साहब बीएससी तक का लड़का, मैं बीएससी कर चुका हूँ, एलएलबी। साहब किसी को बोलो आप मेरे घर का ये वायरिंग चेंज करें, अरे बेटा देख वो देखो उधर स्विच चला गया है, वो फ्यूज़ चला गया, साहब उसको नहीं आता। अरे कारपेंटर, उसको बुला लो ना, इलेक्ट्रिशियन को। वही आदमी साहब 13 साल का होता है ये गुरुकुल में, उसको सुबह 4 बजे उठा देते हैं, उसको यज्ञ कराते थे। मेरे को पता है, जो मेरे टीचर थे उन्होंने बताया मेरे को, मुकेश जी मैं गुरुकुल पढ़ के निकला हूँ। मैंने कहा गुरुकुल में क्या होता है? बोलते सब चीज़ सिखाई जाती है। आज अगर मेरी ज़िंदगी में कोई बिज़नेस मेरा ड्रॉप हो जाए तो मैं दूसरा बिज़नेस करने को रेडी हूँ। जबकि हमारे जो ग्रेजुएट जो होते हैं, जो उन्होंने सिर्फ साइंस पढ़ी उनको साइंस मालूम, कॉमर्स पढ़ा उनको कॉमर्स मालूम, साइंस नहीं मालूम। ये सिस्टम, रटाफिकेशन की सिस्टम हमको निकाल देनी चाहिए। द एजुकेशन सिस्टम शुड बी रिवैम्प्ड, टोटली रिवैम्प्ड। और अब मैं समझता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ 10 साल से, धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मैंने एक बार कहा था कि ये तुम साले लोग क्या ऐसे बच्चों को ऐसे चढ़ा के ले आते हो, लगता है पे पहाड़ चढ़ रहे हैं, किलो के हिसाब से बुक्स लेके आते हो। और पहले हम लोग ऐसे पकड़ते थे बैग को और ऐसे पकड़ के फेंक देते थे। आज ये ऐसे करके, अभी साहब पेपर में आया था बीच में, उन्होंने डिसाइड किया है कि जिस 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 सब्जेक्ट का लेसन होगा उस वो वाली आज बुक लेकर आओ। तो हो रहा है चेंज। और अभी धीरे धीरे डालिए आप। हमारे देखिए, हमारे देश का इतिहास दूसरों ने लिखा है, बाहर वालों ने लिखा। तो गुरुकुल को मैं गुरुकुल को पुश करना चाहूँगा। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि पेड़ के ऊपर बैठ के राम और लक्ष्मण पढ़ते थे, ऐसा नहीं। साहब अपनी बंद क्लासेस के अंदर बैठ के आप बात कीजिए, गुरुकुल की शिक्षा सिखाइए, शिक्षा दीजिए। वो ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी लगा के आप संत बैठ के पढ़ाएंगे, आप ही पढ़ाइए, बच्चे भी बड़े पढ़ें। लेकिन सर ये भूगोल, ये बीज गणित, ये अंक गणित, ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं आती ज़िंदगी में। ज़िंदगी में काम आती है जब आप लोगों को बाहर घुमाया जाता है, आप लोगों को पंचायत दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ, गो देम टू द शो द कोर्ट। वो हमारे यहाँ पर रट के पास है, मैं भी वैसे पास हूँ। तो अभी मैं शिकायत कर रहा हूँ कि गुरुकुल को वापस लाया जाए। कोई आपने शक्तिमान किया 7 साल तक, महाभारत किया, कोई मेमोरेबल फैन मेमोरी है? कोई फैन आता है? भरे पड़े हैं, मतलब राइट फ्रॉम महाभारत टिल शक्तिमान इतनी बातें होती हैं, इतनी कहानियाँ होती हैं कि गिनना पड़ता है। मुझे याद है एक बार हम एक ट्रेन में थे, लखनऊ, हमको सब 3 फ्लाइट मिस हुई। हम लोग लौट रहे थे इलाहाबाद से और मेरे को विश्वामित्र के लिए शाम की फ़्लाइट जाना पड़ना था। हमको मिस हो गई तो हमको मजबूरन एक ट्रेन में बैठना पड़ा। बोला सब ट्रेन में जाएंगे, 10 बजे जाती है लखनऊ से। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे बाई कार, वहाँ से यहाँ। तो मैंने कहा हाँ चलो। तो बोला दिल्ली जाएगी, दिल्ली से आप फ्लाइट पकड़ लेना। मैं और गूफी पेंटल, शकुनी मामा, हम लोग उधर से एक कवि सम्मेलन रन करके आ रहे थे इलाहाबाद के आगे, सतना है पता नहीं। और पता लगा हम लोग जब ट्रेन में अंदर बैठे, टिकट हमारे पास नहीं। 10 बजे पहुँचे, फर्स्ट क्लास के पास जाके टीटी खड़ा होता। हम बोले हाँ ये फर्स्ट क्लास है, टिकट हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है मेरे को। अरे आइए ना, अरे पितामा जी, और उस वक्त शायद मैं देवव्रत था, पता नहीं क्या था। पितामा आइए ना सर, आपको, अरे पूरा हिंदुस्तान आपका है। और दोनों को लेकर अंदर घुसा दिया, मैं और शकुनी। हम लोग खुश। फिर पहले वाले कंपार्टमेंट में 20 मिनट तक वो तारीफ़ करता रहा। अरे साहब आपने क्या किया, अरे साहब आपने कमाल, अरे साहब आपने दुनिया को ये कर दिया। मैंने कहा पर सीट जगह तो दो, बर्थ। तो बोला वो हो जाएगा सर, फिक्र मत करिए। 20 मिनट के बाद कोई आदमी आके कान में कुछ बोला उसके टीसी को। तो बोला मुकेश जी वो ऐसा है पितामा कि वो उधर लास्ट कंपार्टमेंट में कोई बंगाली कपल है, बच्चे साथ में है, उसके बच्चे।
वो बोलते हैं हम पितामह को तो देंगे, हम शकुनी को नहीं। मैंने कहा देख देख साला तेरी इमेज क्या है, देख साला। तो फिर मैं गया, मैंने कहा चल ठीक है। तो उन्होंने मिठाई विठाई भी खिलाई, और उनका जो होता है ऊपर ऊपर की बर्थ थी। मैं दिल्ली में कट टू, मैंने कहा ये इसका देखना शकुनी, बोला हाँ इसका कर देंगे, फिक्र मत करो। उतरे हम लोग बाहर, जब वापस आए तो टीसी, आइए सर आपको मैं ऊपर छोड़ के आता। मैंने कहा सर पैसे तो ठीक है। अरे साहब हिंदुस्तान आपका है क्या, चलिए। लेकर गया फ्री ऑफ चार्ज में। आप देखो ये कहाँ है, किस देश में ऐसी श्रद्धा होती, कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसे बहुत सारे सीन, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ लिटरली लोग मतलब मजाक तो ये होता है कि बड़े लोग आते हैं मेरे पैर छूते हैं, फैमिली होती है, उम्र के दादी दादा होती है, करके करके पैर मेरे को बोलना पड़ता है आयुष्मान भाव। और साथ में बच्चे होते हैं, वो मेरा कोट पकड़ के बोलते ए उड़ के दिखाओ ना। सो दीज आर ट्रू इमेजेस। मोदी सरकार से, क्योंकि आप सपोर्ट भी करते हैं बीजेपी को, मोदी सरकार 10 या 11 साल से देश में रूल कर रही है, कितनी शिकायतें हैं और जो आपकी आशा थी उस पर खरी उतरी है मोदी सरकार? देखिए मोदी जी से मेरा संबंध पुराना है, मैं कई लोगों को नहीं बताया मैंने आज तक। जब भुज में अर्थक्वेक आया था 2001 आई सपोज 2002, शक्तिमान 97 पीक, एट दैट टाइम देर वॉज माई ब्रदर फ्रॉम फैक्ट्री में मेरे को बताया मुकेश एक नरेंद्र मोदी का फ़ोन आया था कोई, ही वॉज नॉट CM दैट टाइम, प्रचारक थे, उनका फ़ोन आया है, वो बोल रहे हैं हमको शक्तिमान की आवश्यकता है। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली आ सकते हैं मुकेश जी वहाँ पर शक्तिमान। तो मैंने कहा अच्छा ठुक, मैंने सुषमा स्वराज जी को फ़ोन लगाया, मेरे अच्छे रिलेशन थे। मैंने कहा सुषमा जी ये क्या है? बोला हाँ मुकेश 67 बिल्डिंगें गिर चुके हैं वहाँ पर, लोग बच्चे घर के बाहर बैठ के सोते हैं, अंदर नहीं जाते, इतने डरे हुए हैं, तुम जा सकते हो? 3 दिन में शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में वहाँ गया, राजकोट उतरा, ड्रेस चेंज की, अशोक भट्ट हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ में थे, गाड़ी में हम लोग सुरेंद्र नगर हड़वद करते करते रास्ते में मासिस को मैं बात करते 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 अहमदाबाद में मैंने पेंटिंग शो, नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर से मुझे भुज लेकर गए, वहाँ पर मैंने कच्छियों को तो मैं ये बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को उस वक़्त मैंने शक्तिमान बनकर मैंने उनको ऑब्लाइज किया, वो जो उस वक्त CM भी नहीं थे। पता लगा बाद में बाद में पता लगा कि वो CM बन गए। तीनों उनके फंक्शनों में अटेंड किया, मेरे को बुलाया उन्होंने, जो तिलक लगवाते हैं। और उसके बाद जब वो जाने लगे PM बन के, मैंने एक मैसेज भेजा था, मैंने कहा देखो मुझे खुशी है आप जैसे लोग अभी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मुझे लगता है पॉलिटिक्स पॉजिटिव हो रही है। और वो बाद में गए, उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने उनको ये कहा कहीं ना कहीं आई हैव बीन सीइंग मी कि जो वो कर गए किसी ने नहीं किया। ग्लोबल इमेज जो उन्होंने की नेहरू जी ने भी नहीं की, इंदिरा को भी छोड़िए किसी ने नहीं की। आज बाइडन पीछे से आके उनको टच करके मिलता है, आज दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आके उनको गले मिलते हैं, जिनको पता भी नहीं था कि गले मिलना क्या होता है, वो कर करके उन्होंने कर करके। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शिकायतें थोड़ी सी होती तो मैं बोल जाता हूँ, छोटी छोटी बातें मैं बोल गया। मैंने जैसे ये बात कही थी, मैंने कहा ग्लोबल इमेज को छोड़िए, आप ग्राउंड लेवल पे देखिए, एक आदमी अगर शिकायत करता है तो वो विपक्ष ने करवाया है कि नहीं करवाया वो भी देखना अपना काम है। आप मौका क्यों देते हो किसी को शिकायत करने का? एक्टिवेट ऑल योर कॉरपोरेटर्स की, तुम्हारे हर एरिया में जाके बात करो, वो नहीं होता ऐसा। आज छोटे छोटे शिकायतें हर आदमी करता है, कहीं ना कहीं आग तो होगी। तो मेरा ये मानना है कि भूल जाओ कि आप अमेरिका आपकी कदर करेगा, चाइना कदर करेगा। आप थोड़ा सा पेन इधर करके देखिए, किसी माई के लाल की ताकत की आपको मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मेरे माफ़ करना। आज मोदी जी की जगह पे कोई भी इतना बड़ा नहीं सोच सकता, कोई इतनी बड़ी विजन भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ शिकायत करता है तो आपको अपने को कसूरवार मानना चाहिए। यू हैव टू डू समथिंग, यस रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसी छोटी छोटी बातें। अदरवाइज मोदी जी का मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मोदी से, लोग कहते हैं अरे साहब आप तो अंध भक्त लगते हैं मोदी जी के। मैंने कहा मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। RSS और बीजेपी को मैंने वाजपेयी के ज़माने से अपनाया था। वाजपेयी जी को मैंने उस ज़माने में मैंने कैंपेनिंग किया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा, पूरे इंडिया में 2000 में शक्तिमान बन के मैं सब जगह घूमता था। 2001 2002 उस वक्त वाजपेयी थे और मैंने जगह जगह कैंपेनिंग की। और उसमें मुझे याद है एक जगह पे मुंडे जी बैठे थे मेरे साथ में, हम लोग यूपी है पता नहीं कहाँ पर, हम लोग
बच्चों को अब संबोधन कर रहे थे, हम लोग भागते थे यहाँ से 1 घंटे आगे 1 घंटे आगे, और मुंडे जी जो अभी यहाँ के मुंडे जी जिनकी डेथ होगी, महाराष्ट्र के मुंडे, और हाँ गोपीनाथ मुंडे जी, तो वो प्रभारी थे। मैं यहाँ बैठा हूँ, वो एक बुजुर्ग था जो कैंडिडेट, और वहाँ पर बच्चे बैठे हुए सब, छत के ऊपर बच्चे, इधर बच्चे, नीचे बच्चे, और वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो ऐं करेंगे, फिर वो ऐं करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर मेरे को यहीं करते, मैं बोलता चुप, नहीं बैठ, चुप, उधर से इशारा कर। और ये सडनली कैंडिडेट बुजुर्ग थे, वो बोल नहीं पाए, बीच में डिस्टर्बेंस होता, बोला मुकेश जी अगर आप थोड़ी देर के लिए चले जाए ना तो ये बच्चे सब चले जाएंगे। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा हाँ। तो मुंडे जी बोलते हैं इनको ये नहीं मालूम कि तुम यहाँ से गए तो सब चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे। तो आई हैव डन कैंपेनिंग एंड आई हैव लिटरली गॉन, मुझे लगता था कि मैं बीजेपी की कैंपेनिंग कर रहा हूँ या शक्तिमान की कैंपेनिंग, लेकिन मेरी हर सभा में 15 रो बच्चों की होते थे जिनका कोई वोट नहीं होता था। और एंड में वाजपेयी जी के घर में खाना खाने गए तो वेंकैया जी बोलते हैं वाजपेयी जी को, मुकेश जी इज सिक्योरिंग अवर फ्यूचर वोट्स। तो मैंने कहा साहब 3 बच्चों का 1 वोट बना लो, आपको मैं जिता दूंगा। तो मोदी जी के साथ मेरा, बीजेपी के साथ मेरा रिश्ता अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। बट मेरे को, मैं तारीफ मोदी जी की भी करूँगा, योगी जी भी करूँगा। मैं बोलूँगा देश में कम से कम 20 योगी होना चाहिए। और योगी जी से कोई कनेक्शन है? योगी जी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, पर इत्तेफाक हुआ जब वो सीएम बने, उसी वक्त मैं लखनऊ में था। अच्छा। तो मैंने कहा ये चलो मिलते हैं योगी जी से। और योगी जी के खिलाफ मैं कैंपेनिंग कर चुका हूँ, उनको भी नहीं मालूम। तो फिर कैसे ये मिलेंगे? भी समझने की कहानी है, ये भी शायद किसी का रहस्य खोल रहा हूँ मैं, कि मनोज तिवारी वो गोरखपुर से खड़े थे, और मेरे को कॉल आया। अब आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, मुकेश जी आएंगे मेरे कैंपेनिंग में। मैंने कहा हाँ तेरे लिए तो आऊँगा जरूर। मैं एक फ़िल्म कर चुका था भोजपुरी, मैं और अर्जुन उनकी कैंपेनिंग में पहुँचे गोरखपुर में, और हम लोग बातें किया वही किया। और मुझे पता भी नहीं सामने योगी खड़े हुए, योगी जी उस पर महंत थे और मशहूर। तो किसी ने मुझे कहा, बोला आपको पता है ये योगी जी कौन है? मैंने कौन? बोला बहुत बड़े हैं सर, पूरा वर्ल्ड है उनका यहाँ पर। मैंने कहा होगा, मैं तो मनोज तिवारी के लिए, और मनोज तिवारी हार गया। वही मनोज तिवारी आज बीजेपी में राष्ट्राध्यक्ष बन गया वहाँ का। तो मैंने उनके खिलाफ तो नहीं बोला, बट मैंने फेवर में बोला। और वही योगी जी जब सीएम बन के यूपी बैठे थे, मैंने कहा चलो मिलते हैं जाके। मैं गया उनके पास, बैठा है, मेरे को बिठाया सामने, ऐसे करके बैठे थे। अभी 8 दिन भी नहीं हुए थे उनके सीएम बने। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आपने तो, अब उस वक्त उन्होंने पहली ओवर में ही मैंने कहा आपने 6 मारने शुरू कर दिए। एक अंतिम सवाल है सर, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड्स दिए जाते हैं, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं सुपरस्टार्स हैं डांसिंग भी करते हैं। आपके हिसाब से जो अवार्ड्स है फिल्म इंडस्ट्री में, उनका क्या रोल है? देखिए अगेन फिर वही होगी, मुकेश खन्ना ऐसा बोलता है, बट ये हकीकत है कि आजकल अवार्ड्स की कोई कीमत नहीं। एक ज़माने में फिल्म फेयर अवार्ड्स होते थे, दिलीप साहब को 6 बार अवार्ड, 8 बार अवार्ड, हम लोग उसकी फिल्म फेयर कलेक्ट करते थे। कटिंग मीना कुमारी को मिला, इसमें नूतन को मिला, प्रेस्टीजियस अवार्ड था, हम लोग नोट करके रखते थे। और फिल्म फेयर बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में स्टार प्लस स्टार आया, स्टार का कुछ वो स्टार प्लस नहीं, एक स्टार मैगजीन आई, कुछ दूसरी, करते 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 आज तो दुकान खुल गया अवार्ड्स का। कभी कभी मेरे को भी फ़ोन आया था, सर आपको अवार्ड देंगे, वो इतना पैसा चार्ज करते हैं। मैंने कहा ओए बैठ, मेरे को अवार्ड नहीं चाहिए। तो मैं अवार्ड्स से ज़्यादा रिवॉर्ड्स को मानता हूँ। और अवार्ड्स में फिर जो फंक्शंस होते हैं, दे आर मोर ऑफ अ शो फॉर टेलीविज़न टू शो इट लाइव आफ्टरवर्ड्स। और उसमें एड्स भरे होते हैं, वहाँ शाहरुख ने डांस किया, उसने डांस किया, उसने। सो अभी अवार्ड्स शो की वैल्यू उतनी नहीं रही। मुकेश जी, आप यानी कि हमारे पहले देश के पहले सुपरस्टार, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे शक्तिमान हम फिर से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी देखना चाहूँगा पुत्र।